बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है नावल बर्फ़ के आंसू, रिटन बाय नासिया कवल नासी। ये नाम से आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या नावल शुरू करने लगी है, लेकिन ये एक अच्छा नावल है। इसकी स्टोरी लाइन आपको थोड़ी सी बताती हूँ। ये है जी रिवेंज बेस्ड भी है। उसके बाद ये दो कपल की स्टोरी है बेसिकली। और एक कपल जो है वो इस तरह से है कि कुड़ी शहरी है और नाल जो मुंडा है ना हीरो, वो विलेजर है। तो विलेजर हीरो और शहरी मॉडर्न हीरोइन बेस्ड है। उसके बाद रिवेंज बेस्ड है ये। फिर फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि शहरी कुड़ियाँ तो कहती मैं पिंड च नहीं जाना, तो फिर फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है। और फिर लड़की घर से भागने भी लगती होगी और लड़की को धोखा मिलेगा, धोखा बेस्ड भी है। उसके बाद ये हिदायत बेस्ड भी है, मतलब कि बुराई से हिदायत का सफ़र। और एक बिगड़ा तरीन हीरो है, बद किरदार भी है, जानी भी है वो। और और एक लड़की जो है रिवेंज बेस पे भी है और रेप पेस्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ये नाज़िया कौल नाज़ी का बड़ा अच्छा नावल है, रोमांटिक भी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। आंचल तेरी यादों का भिगो देती है बारिश, सोचों पर जमी गर्द को धो देती है बारिश। हंस हंस के सुनाती है जहाँ भर के फसाने, पूछूं तेरे बारे में तो रो देती है बारिश। लगते हैं मेरे प्यारे मेरी आंखों को ये मंजर, हैरत मेरे एहसास को वो देती है बारिश। यादों की महक हो ये तेरे हिजर के ताने, चुपचाप मैं रख लेता हूँ जो देती है बारिश। मुझ पर तो जो करती है सो करती है इनायत, मोती तेरे बालों में परो देती है बारिश। शाम ढल रही थी। अलीना ने हल्के से आयजा के कमरे का दरवाज़ा पुश किया, फिर दबे कदम पाँव अंदर चली गई। सामने वो बेड पर बैठी घुटनों में सर्दियाँ रोई जा रही थी। आयजा। बिना इसकी हालत की परवाह किए इसने बहुत अपनाई से पुकारा, मगर आयजा ने सर उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा। वो अब भी वैसी लाताल्लुक बैठी रो रही थी। तभी वो इसके करीब आ बैठी। तुम्हें बड़े अब्बू बुला रहे, मुझे नहीं आना। इस बार उसने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। खूबसूरत गुलाफी आंखें मुसलसल रोने से सुरख हो रही थी। अलीना बेसाख्ता नजर चुराती। पागलपन का मुजाहिरा मत करो आयजा, इस वक्त घर के सब बड़े बुजुर्ग बड़े अब्बू के कमरे में बैठे। तुम्हारे इनकार से अब्बू की कितनी सुबकी होगी ये सोचा तुमने? और जो मेरे जिस बात की सुबकी हो रही है इसका किसी को कोई ख्याल नहीं। तुम मुझे बताओ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को नहीं चाह सकती? जब मेरा मज़हब मुझे पसंद की इजाज़त देता है तो ये लोग क्यों ज़बरदस्ती कुर्बान कर रहे हैं मुझे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मिट्टी में दबा देना ही बेटियों को जिंदा दरगोर करना होता है? नहीं, इनकी खुशियाँ, इनके ख्वाब, इनकी ख्वाहिशात, इन सब की पामाली भी इसी ज़ुमरे में आती है। अब वो खुलकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। अलीना ने आहिस्ता से रुख फेर लिया। मैं तुम्हारी जिस बात समझती हूँ, मगर बेहतर होगा कि तुम बड़े अब्बू से खुद जाकर बात कर लो। ठीक है, अगर तुम सब ने ये तय कर लिया कि तुम साहिल पर खड़े होकर मेरे डूबने का तमाशा देखोगे तो मैं खुद ही अपने बचाव की तदबीर कर लेती हूँ। कतई गुस्से और तलखी से कहते हुए अगले ही पल वो बेड से उठी। लीना बेसाख्ता गहरी सांस भर कर रहेगी। कितना खुशहाल और खूबसूरत घराना था इसका, बिल्कुल किसी जन्नत की मिसाल। मगर अब जैसे इसी जन्नत में इनकी सांसें घुटने लगी थी। जाने कि इसकी बदनजरी का शिकार हो गया था। ये घर के आने वाला हर दिन एक नई आजमाइश के लिए तलू होता। 2 एकड़ पर बने इस शानदार घर में 3 घराने आबाद थे। आजम साहब जिनके 3 बेटे थे, रेयान, अजहान और ज़ियान। इनकी बेगम आसिया एक साबर, शाकर और बेहद मुतहम्मिल मिजाज खातून थी। आजम साहब के बाद मरीना बेगम का नंबर आता, जो शादी के महज 2.5 साल बाद एक बेटे के साथ अपने खामन से झगड़कर भाइयों के पास आ बैठी। इन्हें शिकायत थी कि इनके शौहर सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, इनका नहीं। आजम साहब और इनके वालिद ने कई बार ये मसला सुलझाने की कोशिश की, मगर बात ना बन सकी। और अब इसी एक मामूली से झगड़े ने मरीना बेगम की ज़िंदगी के 25 सालों को निकल लिया। मरीना बेगम के बाद मौसम साहब थे, जिनकी 2 बेटियां थी, आयजा और अलीना। दोनों बेहद खूबसूरत और ज़हीन और फ़तीन थी, ताहम दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आयजा अगर शोला थी तो अलीना शबनम। आयजा की फितरत में ज़िद और खुदसरी कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी भी गलत बात पर इसे कायल करना दूध की नहर खोदने के मुतरादिफ था। ताहम अलीना सब्र करने वाली सुलझू लड़की थी। दोनों की उम्रों में 1.5 साल का फ़र्क था। दोनों फाइनल ईयर के आखिर में थी जब आजम साहब ने अपने बेटे रियान के लिए इसकी पसंद पर अलीना का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। अलीना अजहान को पसंद करती थी, क्योंकि रियान की खुश्क मिजाजी से कभी भी पसंद नहीं रही थी, मगर इसके बावजूद इसने चुपचाप बड़ों के फैसलों पर सर झुका दिया। शगुफ्ता बेगम, जो मौसम साहब की जोजा थी, काफ़ी खुश्क और सख्त मिजाज की खातून थी। यही वजह थी कि इनकी दोनों बेटियां कभी इनके सामने सर उठाने की जरूरत न कर सकी थी। अलीना की शादी को 2 साल होने को है। कुदरत ने इसे शादी के 1 साल बाद बेहद खूबसूरत बेटे जैसी नेमत से भी नवाज दिया, मगर फिर भी इसकी ज़िंदगी तूफान की नजर होगी। इसका शौहर रेयान बिना घर में किसी की परवाह किए किसी और शादीशुदा लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था और अब हर कीमत पर इसे शादी रचाना चाहता था। अब ये मसला हल भी ना हुआ था कि आजम साहब और मौसम साहब के बेहद करीबी दोस्त अल्लाह वसाया साहब ने
अजहान के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कह दिया। अल्लाह वसाया साहब से इसकी ख़ानदानी मरासम थे, कदम कदम पर इन्होंने इन दोनों भाइयों की मदद की थी। वो इनके मौसम थे, लिहाजा इनसे रिश्तेदारी इन दोनों भाइयों के लिए बेहद खुशी का बाइस थी। मगर भला हो अजहान का कि इसने एंड टाइम पर इस रिश्ते के लिए साफ जवाब दे दिया। वो कॉलेज से फारिग हो चुका था और अब इसका ज़्यादा मजीद तालीम के लिए बाहर जाने का था। शादी अभी इसके प्रोग्राम में कहीं नहीं थी, लिहाजा कई रोज़ के झगड़ों के बाद बिलाखिर आज़म साहब को हार तस्लीम करनी पड़ी कि अपने एक फ़ैसले पर वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थे। उधर अल्लाह वसाया साहब ने इनकी मजबूरी को समझते हुए बिना किसी बात का बुरा मनाया अपनी बेटी की जगह बेटे का रिश्ता लिया कि इनका मकसद सिर्फ आपस के रिश्तों को मजबूत करना था। और इस पर दोनों भाइयों ने बिना किसी चूचरा आपस में मशवरा करके फौरी रिश्ता तय कर दिया। दोनों की बेगमात को भी इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं था, ताहम जब आयज़ा तक ये बात पहुंची तो इसने तूफान उठा दिया और अब ये घर इसी तूफान की जद में था। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर सेट करके वो आज़म साहब के कमरे में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। इसके आहिस्ते से सलाम करने पर सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। इनके सामने सोफे पर बैठ के आज़म साहब ने एक नज़र मौसम साहब और इनकी अहलिया पर डाली, फिर इसकी तरफ मतवज्जा हुए। आयज़ा बेटी, इस घर का बड़ा होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां मुझ पर आयद होती हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस घर के बच्चों की शादी ब्याह की है। तुम जानती हो इस वक्त सारा घर रियान वाले मामले की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस घर में मज़ीद कोई बदमज़गी हो। अल्लाह वसाया भाई बहुत अच्छे हैं और इनका बेटा भी किसी से कम नहीं, इसलिए मैंने और मौसम ने इस रिश्ते की हामी भरी। एक मिनट बड़े अब्बू, आज़म साहब की बात अभी जारी थी कि इसने एकदम से इन्हें टोक किया। आपने मुझसे पूछे बगैर इस रिश्ते की हामी क्यों भरी? कि मैं आपके औलाद नहीं थी अलीना की तरह? आपने सोचा कि मैं भी चुपचाप आपके फैसले पर सर झुका दूंगी? मगर आई एम सॉरी, मैं अलीना नहीं हूँ। दूसरी बात, मुझे इसमें ज़रा सा भी शक नहीं कि अल्लाह वसाया अंकल और इनका बेटा अच्छे नहीं है, यकीन वो बहुत अच्छे होंगे, मगर मेरा मसला इनकी अच्छाई है बुराई नहीं, मेरा मसला इनकी दही ज़िंदगी है। आप जानते हैं मैंने बचपन से अब तक नहायत ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। मैं इसी ज़िंदगी की आदी हूँ, मेरी फितरत में थ्रिल है, ज़िंदगी में एडवेंचर की शौकीन हूँ। ये एक अलग बात, महज चंद दिनों के लिए मैं किसी देहात में जाना और वहाँ रहकर आना एक अलग बात है, मगर सारी ज़िंदगी वहाँ जानवरों की तरह उम्र पूरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहूँगी नामुमकिन। और तीसरी बात, ज़िंदगी मेरी है, इसे मैंने बसर करना, मेरे माँ बाप ने नहीं। लिहाजा बेहतर होता कि अगर हाँ करने से पहले आप एक बार मुझसे भी पूछ लेते, क्योंकि बेटा ना सही मगर बहरहाल मैं भी इसी घर की बेटी हूँ। इसका लहजा कतई बेलचक था। आज़म साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबकि मौसम साहब और बाकी लोग जैसे हैरानी से गुंग रह गए। वो इतनी बदतमीज साबित होगी इनके वहम गुमान में भी नहीं था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते आयज़ा कमरे से निकल चुकी थी। देख लिया मौसम, हमारी आज की नस्ल हमें बता रही है कि ज़िंदगी कैसे बसर की जाती है। आयज़ा के वहाँ से जाने के बाद आज़म साहब मौसम साहब की तरफ मतवज्जा हुए, जिनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी की सुर्खी थी, मगर इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहते शगुफ्ता बेगम बोल उठी, माफ़ी चाहती हूँ भाई साहब कि आयज़ा ने मेरी इतनी सख्त तरबियत के बावजूद आज मेरा और मौसम का सर शर्म से झुका दिया, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आयज़ा जैसी बदतमीज़ और अहमक बेटी की वजह से आपका और इनका सर मजीद नहीं झुकने दूंगी। आप रस्म के लिए मेहमानों को बुलाएं, आयज़ा से अब मैं खुद ही बात कर लूँगी। नहीं शगुफ्ता, मैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने का कायल हूँ। बात ज़बरदस्ती की नहीं, इसकी खुशियों की है भाई साहब। जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़ईम बहुत अच्छा आइडिया लड़का है। ये तो अल्लाह वसाया भाई की मोहब्बत है जो इन्होंने आगे बढ़कर हमसे रिश्ते की बात की, वरना ज़ईम जैसे काबिल लड़कों की लड़की तो वालों की लाइनें लगी होती हैं। आप प्लीज़ इसकी नादानी पर मत जाए, इसे बचपन से हर मामले में अकड़ने की आदत, आप बिस्मिल्लाह करें प्लीज़। लेकिन अगर अजहान की तरह इसने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया तो ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो मुतमिन थी। आज़म साहब ठंडी सांस भरकर इस बात में सर लागे, जबकि आसिया बेगम और इनकी नंद मरीना दोनों तो हाल चुप सादे बैठी थी। फुर्सत ही नहीं मिलती हम बैठ लें कुछ खड़ियाँ, बीते हुए मौसम की यादों की कोई खिड़की खोलें तो हवा आए, अंदर का कोई पंछी नज़्मों में कहीं चिपके, कुछ ख्वाब थके हारे बेचैन से बैठे हैं, रुकते ही नहीं पल भर, रुक जाएं तो नज़में हों। वो सुबह नहीं आई जब नूर से जलथल हों, बेनूर सी आंखें, एक शौक की हिद्दत हो जो उम्र हथेली में, बेफैस लकीरों से आगे कहीं ले जाए, दुनिया के झमेलों से फुर्सत हमें मिल जाए। इस रोज़ बहुत दिनों के बाद वो लाइब्रेरी आई थी। हल्की हल्की धूप में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी था, तो वो गाड़ी पार्क करने के बाद लाइब्रेरी के लॉन की तरफ आई तो पहली नज़र वहाँ पिलर से टेक लगाए खड़े संदान हसन पर पड़ी। हल्की हल्की शेप के साथ कदरे रफ होली में मलबूस वो कैस का कोई जानशीन दिखाई दे रहा था। आयज़ा की पलकें फिर से भीगने लगी। आयज़ा, वो इसे नज़र चुराकर लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ क्रॉस कर रही थी जब वो दूर से इसे देखते हुए फ़ौरन करीब चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? पता नहीं तुम कैसी हो? पता नहीं, बिना इसकी तरफ देखे इसने भी इसी टोन में जवाब लौटाया। वो मुस्कुरा दिया। इसका मतलब है तुम्हारा हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं शायद। चलो इधर आओ, बैठ के बात करते हैं। अगले पल वो बेनियाजी से इसका हाथ पकड़ते हुए इसे लाइब्रेरी के लॉन में ले आया। ईद के मुख्तलिफ अनवाउ इक़साम के रंगारंग खिले फूल भी इन दोनों की तवज्जो समेटने से कतई लाचार दिखाई दे रहे थे। वो घास पर आयज़ा के मुकाबले टिक गया। अब बताओ क्या बात है, कितने दिन हो गए, लाइब्रेरी भी नहीं आ रही, नंबर में मुसलसल बंद है, ये ग्रेस क्यों आयज़ा? मैं मसरूफ़ थी। वो इसकी आंखों में देख रहा था। आयज़ा की पलकें लरसने लगी। मसरूफ़ियत तुम्हें मुझसे काफ़ी नहीं कर सकती, जो असल बात है वो बताओ प्लीज़। असल बात भी यही है कि मैं मसरूफ़ थी बस। कैसी मसरूफ़ियत? इसके चिढ़ने पर इसने नरमी से इसका हाथ थामा तो आयज़ा की आंखों से आंसू टपक पड़े। घर वाले मेरा रिश्ता तय करें। भराई आवाज़ में इसने इतला दी। व्हाट? संदान की समातों पर जैसे बम फट पड़ा था।
एक कति देहाती अनपढ़ जाहिल खेतों में हल चलाने वाला पेंडू किसान से जो पास आकर बैठे तो इसके पसीने की बदबू से उबकाई आने लगी, जैसे सवाए बच्चों की लाइन लगाने की दूसरे किसी बात का पता भी ना हो। और 50-60 अफराद पर मुश्तमिल इसका कुंबा जिसकी रोटियां पकाते पकाते बनता वहीं चूल्हे पर गिरकर बेहोश हो जाए। इस शख्स के साथ मेरे घर वाले जानबूझकर मेरा नसीब फोड़ने जा रहे हैं और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। वो रो रही थी, संदान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। क्यों नहीं कर पा रही? तुम अच्छी तरह जानती हो आयशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले नहीं जानते, तो क्या हुआ, मैं आज ही तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। नहीं, मुझे अपने घर वालों के हाथों तुम्हारी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। यार भाड़ में गई मेरी बेइज्जती, वो उठाकर सड़क पर फेंक देंगे तब भी उफ नहीं करूँगा। तुम जानती हो जितना मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव हूँ। मगर फिर भी अभी एहतियात की ज़रूरत है। मैं अपने घर वालों को ये तासुर नहीं देना चाहती कि मैं तुम्हारी वजह से इनकार कर रही हूँ। ठीक है, मगर ये याद रखना कि मेरे ज़िंदा होते हुए मेरे सामने तुम किसी और की नहीं हो सकती, चाहे वो रियासत का वज़ीर ही क्यों ना हो। जानती हूँ अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब सैल ऑफ नहीं रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ आयशा। इस बार इसने अपना मजबूत हाथ आयशा के सर हाथ पर धर दिया। वो पलके उठाते हुए आहिस्ता से मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है संदान चाहे कितना ही कठिन वक्त क्यों ना हो, हमारा साथ कभी नहीं छूट सकता। इंशाल्लाह। चलो अब अच्छा सा लंच करते, पूरे 3 दिन से पेट के साथ दुश्मनी कर रखी है। हाँ चलो। बिना किसी हिचकिचाहट के हमेशा की तरफ फौरी राजी होगी। संदान एक नज़र क्लाइव पर बंदी रिस्ट वॉच पर डालते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ज़ईम वो भी जीप स्टार्ट कर ही रहा था कि कलीम भाई की आवाज़ ने से रोक लिया। सूरज दिन भर की तमाज़त के बाद अपनी थकी हारी किरणें समेटता उफ़क़ के इस पार गरूब हो रहा था। कलीम भाई अपनी गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ बढ़ा। शहर जा रहे हो? जी भाई, क्यों, खैरियत? खैरियत है। वो साथ अपने ननियाल जाने की ज़िद कर रहा है। इसे उधर छोड़ देना इसकी नानों की तरफ। ठीक है, वापस कब लाना है? वापसी भी 3-4 रोज़ के बाद करा लेंगे, तुम बस छोड़ कर आ जाना। चले ठीक है, भेज दें। वो जल्दी में था। मुलाजिम भागकर 4 साल साथ को ले आया। ज़ईम का इसका फेवरेट चाचू था और खुद ज़ईम की भी जान थी इसमें, तभी से ढेर सारा प्यार करके अपने बराबर बिठाने के बाद इसने फौरी जीप स्टार्ट कर दी। शहर में एक मुकदमे की पेशी और दीगर छोटे मोटे कामों को निपटाने के बाद वो खाना खाने के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आया था, जब बिल्कुल अचानक इसकी निगाह संदान हसन के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाती आयशा मलिक पर जा पड़ी। ब्लैक शिफॉन के इस खूबसूरत सूट में मलबूस बिना दुपट्टे की परवाह की वो खासी रगबत से खाना खाने में मसरूफ़ थी। ज़ईम का खून इसके रगों में जैसे आग बनकर दौड़ने लगा। आस्तीनों से छलकते आयशा के दूधिया बाजू और शाने पर बिखरी सुनहरी जुल्फों ने इसका दिल जैसे सुलगता हुआ अंगारा बना डाला। इसका दिल चाहा वो अभी आगे बढ़कर इसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ रसीद कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर इन्हीं कदमों पर वापस पलट गया। इस रोज़ एक लम्हे के लिए भी इसके दिल को करार नहीं आया। सारी रात भी रच्चे की नज़र हो गई। अगली सुबह खासी देर से इसकी आंख खुली तो तबिंदा उर्फ ताबो इसी के पैदार होने का इंतजार करती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक पल के लिए आंखों से बाजू हटाते हुए इसने ताबो को देखा, फिर साइड पर पड़ा तकिया उठाकर आंखों पर रख लिया। तभी वो मिनमिनाई, छोटे चौधरी, वो आपको बड़े चौधरी साहब बुला रहे हैं। ज़ईम का दिल बिस्तर छोड़ने को नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी ताबो के इतला पर मजबूरन इसे बिस्तर छोड़ना पड़ा। फ्रेश होने के बाद वो हाल में कमरे में आया तो वहाँ अल्लाह वसाया साहब के साथ इसकी माँ फ़रहत बीबी भी मौजूद थी। वो दोनों को अदब से सलाम करता वहीं फ़रहत बीबी के करीब बैठ गया। आपने याद किया बाबा? तेरी माँ जी शहर जा रही है, तेरा रिश्ता पक्का करने, कोई एतराज़ है तो अभी बता दे, बाद में मैंने कोई बात नहीं सुननी। नहीं बाबा, एतराज़ किस बात का? आपको वो लड़की पसंद है तो बस मुझे भी पसंद है। शाबाश, मुझे यकीन था मेरे बेटे का यही जवाब होगा। इसके जवाब से जो चमक अल्लाह वसाया के चेहरे पर बिखरी, इस चमक के आगे इसकी सारी जलन मानत पड़ गई। फ़रहत बीबी और अल्लाह वसाया साहब इसी रोज़ शहर के लिए रवाना हो गए। आयशा कमरा बंद किए इस मुश्किल का हल सोच रही थी, जिस पर अचानक से आ पड़ी थी कि इसी वक्त शगुफ्ता बेगम बिना दस्तक दिए इसके कमरे में चल गई। आयशा ने देखते सीधी हो बैठी। अम्मी आप? कुछ बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। वो मौदब बैठी थी। शगुफ्ता बेगम बेड के किनारे पर ही बैठ गई। अजहान इंग्लैंड जा रहा है इसी माह की 24 तारीख को। तुम्हें दही जिंदगी और वहाँ के लोगों से नफरत है, इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी सोच को मद्देनजर रखते हुए अजहान के साथ तुम्हारी निस्बत तय करने का फैसला किया। उम्मीद है अब तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी बेटी के किरदार में कोई झोल नहीं है। कति मजबूत लहजे में बिना कोई तमहीद बांधे उन्होंने जैसे इसे शॉक ही तो कर दिया था। आसमान से गिरा खजूर में अटका के मुस्तागे से अपनी जान सख्त मुश्किल में फंसी हुई महसूस हुई थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बहुत मुश्किल से रुख फेरते हुए इसने कहा, आई एम सॉरी अम्मी, मगर मैं अजहान के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? अब अजहान के साथ शादी करने में क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मगर मैं भी शादी करना ही नहीं चाहती। प्लीज़, ये कोई जवाज़ नहीं इनकार का। 24 साल की होगी तुम, इससे 1.5 साल छोटी तुम्हारी बहन इस वक्त एक बच्चे की माँ है, तो कौन सी अच्छी बात है? कभी महसूस तो करे वो कितनी अजियत में है। जानती हूँ, मगर कुदरत ने माँ के हाथ में इनकी औलाद का नसीब लिखने वाला कलम नहीं पकड़ा है जो माँ अपने बच्चों की आंख में आने वाले आंसू रोक सकें। वैसे भी इसका नसीब है, तुम सिर्फ इसकी ज़िंदगी को सामने रखकर हमें बार बार जलील नहीं कर सकती। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करी, बस मैं अजहान और ज़ईम दोनों के साथ शादी नहीं कर सकती। प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर इस लड़के का नाम बता दो जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो। अगले ही पल इन्होंने जैसे इसके मुंह पर लफ्ज़ों का तमाचा दे मारा। आयशा का दिल पूरी शिद्दत से धड़कने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर कल शाम में तैयार रहना, ज़ईम के घर वाले रस्म करने के लिए आ रहे हैं। अगर तुमने किसी भी किस्म की कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो याद रखना आयशा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम खुद भी खुद पर अफसोस करने के काबिल नहीं रहोगी। इस बार इनका लहजा बेहद सर्द था। आयशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। शगुफ्ता बेगम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहाँ ठहरी नहीं थी।
आयजा के अंदर जैसे धुआं बढ़ने लगा। बहुत देर होने के बाद बिलाकर इसने संदान को कॉल मिलाई थी और वो इस वक्त एक अहम मीटिंग में मसरूफ था। तहम आयजा की कॉल देखकर इसने फौरी इसकी कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए खुद कॉल मिलाई। हेलो आयजा। पहली पल पर इसकी कॉल पिक हो गई, मगर दूसरी तरफ से आयजा की आवाज़ की बजाय इसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो परेशान हो गया। आयजा प्लीज़ बात करो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, यूं ही रोने को दिल चाह रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली तो वो मजीद परेशान हो गई। यूं ही रोने वाली लड़की नहीं हो तुम, मुझे बताओ प्लीज़ क्या बात हुई है? कुछ नहीं, शाम में इस पेंडू के घर वाले आ रहे मंगनी की रस्म करने। ओह ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ शाम में। नहीं तुम नहीं आओगे। क्यों? इस बार वो चीखा। आयजा ने आंसू पोंछ लिए। तुम्हारे आने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी सूरत अपनी बरादरी और ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करते। जस्ट शट अप यार, तुम मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। मजाक तकदीर करिए, हमारे साथ मैं नहीं। ठीक है, जो दिल करता है वो करो, अल्लाह हाफिज़। वो नाराज़ हो गया। आयजा लब भेज कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद वो फिर कॉल मिला रही थी। अब क्या है? संदान प्लीज़ मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करो, मुझे मज़ीद परेशान मत करो प्लीज़। परेशान तो तुम मुझे करियो आयजा, पहले मोहब्बत के सफ़र में इतना आगे लेकर आई और अब कह रही हो कि तुम लोग बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ सनी, अपने दिल की नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। अपनी मम्मा से बात करो और इन्हें सब बता दो, माँ बेटियों के ज़्यादा करीब होती है। मेरी अम्मी इन माओ में से नहीं है, ना ही मेरे अब्बू में इतना हौसला है कि वो अपने बड़े भाई या बहन के सामने सर उठाकर अपनी रात की खुशियों के लिए, इनके हक के लिए बात कर सकें। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? तुम अपनी अम्मी से बात करो, वो यहाँ आकर मेरे घर वालों से बात करें। इससे क्या होगा मैं नहीं जानती, मगर शायद मेरी अम्मी अपना फैसला बदल लें। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, तुम टेंशन न लेना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। वो बुरी तरह इंतशार का शिकार थी, तभी संदान की तसल्ली पर फ़ौरन कॉल ड्रॉप कर दी। दूसरी तरफ संदान का दिल एकदम हर चीज़ से उचाट हो गया। आयजा मलिक इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी बहुत सी लड़कियाँ इस पर जान बांटती रही थी। आसमान की तरह धूप की हर धूप से बचाने वाले माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर कई रातें इसके साथ गुजारती रही थी। वो चूँकि अपने माँ बाप का लाडला और दो बहनों का इकलौता भाई था, लिहाजा इसकी सरगर्मियों पर घर में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। कभी अगर इसके पापा इस पर गुस्सा भी करते तो इसकी मामा फ़ौरन इसकी हिमायत में इनसे लड़ पड़ती थी, और फिर अगले 2-3 रोज़ तक सारा घर इसके पापा का बाइकआउट कर देता। दिन तीस दिन वो हार मान कर चुप कर रहते। इसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो इसके 2 बच्चे थे, बहुत ही खूबसूरत और क्यूट। इससे छोटी रीबा भी कॉलेज में पढ़ रही थी और संदान का इस पर खासा रौब था। ज़िंदगी यूँ ही अपनी डगर पर चल रही थी। फिर एक रोज़ आयजा मलिक किसी बहार के ताज़ा झोंके की मानिंद इसकी ज़िंदगी में चली है। इन दिनों वो पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, जबकि आयजा माइग्रेशन करवा के पेशावर से लाहौर आई थी। वो प्रीवियस की स्टूडेंट थी और मुल्क से बाहर भी घूम आई थी। इसके पापा और ताया का सियासत में भी अच्छा किरदार था, तभी अपनी आदत के ऐन मुताबिक वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मगर यहाँ पहली बार इसकी वजाहत, जहानत, स्टेटस और होशियारी को शिकस्त हुई, क्योंकि इसकी हर तरह की कोशिश के बावजूद कहीं माँ तक आयजा ने इसे लिफ्ट नहीं करवाई। यहाँ तक कि वो इसका जुनून बन गई। पहली बार जब इसने सदके दिल से इसके सामने इज़हार मोहब्बत किया, इसने ना सिर्फ इसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि अच्छी खासी बेइज्जती भी कर डाली। और तब पहली बार इसने जाना कि ठुकराए जाने की तकलीफ़ क्या होती है। आयजा के मामले में इसके जज्बे सच्चे थे, तभी इसकी तरफ से होने वाली इज्जत अफजाई पर शदीद हर्ट होकर इसने खुदकुशी की कोशिश की, मगर बच गया। और यहीं इसकी इस हरकत के बाद आयजा ने इसके साथ अपना रवैया तब्दील किया। रफ्ता रफ्ता संदान इसकी वारफ्त की रंग लाती गई। वो इसने बिना किसी अंजाम की परवाह किए इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद भी सिर्फ आयजा के लिए वो यूनिवर्सिटी आता रहा था। इसी दौरान एक लड़की सानिया जिससे बहुत क्लोज थी और कई बार सिर्फ शादी के लालच में इसके हाथों अपनी इज्जत गवा बैठी थी, हामला हो गई। संदान चूँकि नई तितली पकड़ चुका था, लिहाजा इसने सानिया से साफ आंखें फेर ली। बहुत दिनों तक वो इसके पीछे आती रही, मगर संदान ने इसकी किसी भी किस्म की मदद से साफ इनकार कर दिया। नतीजतन एक रोज़ यूनिवर्सिटी में इसकी मौत की खबर आ गई थी। इसके लिए ऐसी खबर मामूल का हिस्सा थी। जो लड़की अपनी इस असमत का पास न रख सके, वो एक गैर महरम पर भरोसा करके बिना दुनिया आखिर की बर्बादी की फिक्र की अपना सब कुछ इसके हवाले कर दे। इस लड़की की इसकी नज़र में ऐसी हराम मौत मर जाना चाहिए था। ताहम अपने बारे में इसकी राय कितने मुख्तलिफ थी। इसकी नज़र में मर्द सिर्फ ऐशो इशरत के लिए पैदा किया गया था। अक्सर अगर इसका कोई दोस्त इसे मलामत करता तो वो साफ कह देता, स्टॉप इट यार, मैं बाजू से पकड़ कर किसी को घर से निकाल कर नहीं लाता, लड़कियाँ खुद आती है मेरे करीब बर्बाद होने के लिए। लिहाजा बेहतर होगा तुम जाकर इन्हें समझाओ। तो हम आयजा से मोहब्बत के बाद इसने बाकी लड़कियों पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। सिर्फ आयजा को पाने के लिए इसने पापा का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया और अपनी दानिश में माजी के गुनाहों से भी तौबा कर ली थी। मगर कुछ बद्दुआएं कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, और संदान हसन भी शायद ऐसे किसी बद्दुआ की जद में आने वाला था कि हर अच्छा और बुरा अमल कभी पलट कर जरूर आता है। दुर फिटे मुल्ला दिल्लानत तेरे थे दफ़ा होने चवल ज़माने का अपने बारे में नहीं ख्याल। ये नो डाउट वो लड़कियाँ तो यार, लड़की को अपनी इज्जत का, अपनी रिस्पेक्ट का खुद ख्याल रखना चाहिए। जो लड़की अपनी असमत की हिफाजत नहीं कर सकती है, एक लड़की को बाहर उसके पेरेंट्स ट्रस्ट करके भेजते हैं, जो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट कायम नहीं रख सकती, वो किसी दूसरे के साथ क्या निभाएगी। तो वो एक सेपरेट केस है। लेकिन जो वो भी है, मैं उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करती, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मर्द को हर तरह की ऐशी की है। फिर इधर के मर्द के नाल जो होना ना, फिर ऐसे नावल दे तो फिर रियलिटी में तो इससे भी बुरा होता होगा कि मर्द को नो डाउट अल्लाह पाक ने
औरत पे फजीलत दी है, उसका हाकिम बना है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी तो दी हैं ना यार। मर्द असल वो मर्द है कि मर्द को मर्द तब बंदा कहे कि जब उसके पास कोई औरत गुजर रही है ना तो वो खुद को प्रोटेक्टेड फील करे, यानी कि लंघ रही है तो कुत्तियां वगैरह लाई बाहर निकल आन ते फिर ना कमेंट्स पास हो रहे जी अपनी वो गंदी नज़र रखी जा रही है। अपने घर में माँ बहन नहीं है तुम लोग, अपनी दो दो बहनें अपनी बहना तेने रोप रखा होया जी, ते ना दूजे दी माँ भैन दी कोई इज्जत नहीं है। लख दिला ना तेरे ते संतान हसन, बहुत चंगा होया तेरे ना, बल्कि तेनों आइजा कोल होर चित्तर पैने चाहिए, खुदकुशी दे विच मारी जाना तो फिर अगे जाके चित्तर बजने से, लेकिन दुनिया तो चित्तर खाने। अलीना ने एक मरतबा फिर नज़र उठाकर सामने दीवार पर लगे क्लॉक पर नजर डाली। शब के 2:30 बज रहे थे मगर रेयान की अभी तक घर वापसी नहीं हुई थी। आजम साहब 1 बजे तक जाकर इस घर की वापसी का इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आया और अब तो इसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। नैने समदान को अगर बहुत तेज़ बुखार ना था तो शायद अब तक थक हार कर वो सो जाती, मगर रेयान के साथ इसे समदान की फिक्र ने भी जगाए रखा था। खुदा खुदा करके इसका बुखार कदरे कम हुआ तो अलीना की आंख लगी, गोद में नन्हे समदान को लिए वो बेड पर बैठे बैठे सो गई थी। रेयान तकरीबन 3 बजे घर वापस है तो वो सामने बेड पर बेहाल सी बैठी सो रही थी। वो थका हुआ था, तभी एक सरसरी निगाह इसके शिकस्ता सरापे पर डालने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आजकल घर में क्या खिचड़ी पक रही थी इसे मुतल्लक पर खबर नहीं थी, ना ही वो खबर रखना चाहता था। इसे तो आजकल अपनी पड़ी हुई थी। जनीला के इश्क ने इससे इसका सुख चैन भूख प्यास सब कुछ छीन लिया था। इस वक्त भी वो इसके घर से इसके मिलकर आया था क्योंकि इसके शौहर अपनी कारोबारी मसरूफियत की वजह से शहर से बाहर था और बच्चे इसके छोटे थे, लिहाजा वो इसके साथ अपनी मर्जी से सुकून की घड़ियां गुजार सकता था। अगले 30 मिनट में बात लेकर वो कमरे में वापस आया तो थकन हद से सवा थी, मगर फिर भी दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। तभी झुककर इसने जैसे समदान की पेशानी पर लब रखे चौंक उठा। माँ की नरम गोश में नन्हा सा फूल बुखार से तप रहा था। एक लम्हे के लिए इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, मगर अगले ही पल इसके मोबाइल पर बजने वाली मैसेज टोन ने इसकी तवज्जो खींच ली। जरनीला का मैसेज था, वो इसके बखैर वाफियत घर पहुंचने के बारे में पूछ रही थी। रेयान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अगले पल करवट बदलते हुए इसने इसे कॉल मिलाई। हेलो। पहली बेल पर इसकी कॉल पिक कर लेगी। रेयान का लहजा गंभीर हो गया। अभी तक जाग रही हो? अब तो जाऊँ भी तो नहीं सो सकती। क्यों? तुम सोने जो नहीं देते। हाँ हाँ, तुम भी तो नहीं सोने देती मुझे। वो खिलकर हंसा और इसी पल इसके पहलू में सोई लीना की नींद टूटी थी। अल्लाह दिल्ला ना मेरे मुंह तो सुनता मैंने दिल कर मैं रियान तो वैसे गिच्ची दबा दूँ इसकी। अपनी इतनी प्यारी इतनी फरमाबरदार बीवी पास बैठी हुई है ते दूजियां दी बीवियां ते अखा सेक रहे, दूसरे ने बच्चे पाल रहे हैं जाके ते अपना बच्चा बुखार दे विच फड़ा कर लानती शख्स बगैरत आदमी। इसको आपने मेरे साथ रल के बहुत सारी गालियाँ निकालनी है इस कमीने आदमी को। क्यों, मैं क्या कहती हूँ? वो मज़े से पूछती थी। रेयान का दिल गुदगुदा उठा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कहती हो? भूख प्यास नींद सुकून सब छीन लिया तुमने। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल से मेरे घर पर तुम्हारा दाखिला बंद। धमकी दे रही हो? यही समझ लो। समझ की बच्ची, दोबारा ऐसी बात की तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ले लेना, दिल तो ले ही लिया, जान भी ले लेना। वो मुस्कुराती थी। रेयान का दिल फिर बेकाबू होने लगा। जरी एक बात कहूँ, मानोगी? कहो। आइंदा तुम ब्लैक कलर मत पहनना। क्यों? बस ये कलर बहुत उठता है तुम पर, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। और इस बार वो खिलखिला कर हंसी। गुड, अभी तो जनाब खुद पर कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल ना रखे तो पता नहीं क्या हो। वो इसके अल्फाज को जी भर के एंजॉय कर रही थी। रेयान के अंदर बेकरारी बिखर गई। डर तो नहीं लग रहा मेरे आने के बाद? लग रहा हो तो क्या करोगे? वो फुल मूड में थी। वो बेचैनी से उठ बैठा। क्या करना है? अभी गाड़ी लेकर निकल पड़ूंगा। अच्छा, और अगर घर में किसी ने रोक लिया तो? कौन रोक सकता है? इसका लहजा बोझल हो रहा था। अलीना की आंखों से जैसे अंगारे बहने लगे। कोई भी? तुम्हारी बीवी? बीवी की इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हारे पास आने से रोक सके। इतनी जुर्रत नहीं है तो इसे साथ क्यों सुलाते हो? क्यों, तुम जेलसी हो रही है तुम्हें? हाँ होती है। फिर कुछ नहीं, जब तुम यहाँ आ जाओगे तो इसे नहीं सुलाऊंगा, प्रॉमिस। प्यार तो करते होगे ना तुम इसे? नहीं, अब नहीं करता। सच? तुम्हारी कसम। और रेयान, तुम वाकई एक बेमिसाल मर्द हो। आई लव यू सो मच। वो मसरूर हुई थी। रेयान के लबों पर असूदा सी मुस्कुराहट फैल गई। कल मार्केट चलना है? नहीं, अभी कल 30,000 की शॉपिंग करवाई है तुमने। तुम्हारे अब्बा को पता लग गया ना तो बिजनेस से निकाल बाहर करेंगे। कोई परवाह नहीं, तुम्हारे लिए अगर मुझे खुद को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। जरी जब चाहो आजमा लेना। मैं जानती हूँ आजमाने की ज़रूरत नहीं। चलो फिर कल तैयार है ना, ऑफिस टाइम के बाद चलेंगे। ओके ठीक है, अब सो जाओ। शब बखैर। ओके, शब बखैर। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को किस करने के बाद इसने साइड पर रख दिया था। अलीना ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मुबादा वैसे जागता हुआ देख ले, मगर इसका दिल इस लम्हे बहुत शिद्दत से धड़क उठा। रेयान ने करवट बदली और नन्हे समदान को इसकी गोद से उठाकर अपने बाजू पर सुला। वो बेआवाज़ से सक उठी। शादी के इब्तिदाई दिनों में इसने इसकी मोहब्बत की शिद्दतें देखी थी। वो इन लोगों में से था जो टूट कर चाहते हुए भी टूट जाते, मगर अपनी आदतें नहीं बदलते। तब वो इसे भी यूं ही अपने बाजू पर सुलाकर प्यार करता था, मगर अब तो जैसे इसकी मोहब्बत, इसकी तवज्जो, इसका एहसास इसके लिए जैसे शजे ममनुआ होकर रह गया था। अंदर का हबस था कि गुजरते हर पल के साथ जैसे बढ़ता ही जा रहा था। वो उठी और कमरे से निकल कर बाहर लॉन से मुलाका कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। सबक रवि से चलती सर्द हवाओं का साथ रात की स्याह चादर से बस फिसला ही जाता था। वो कॉरिडोर के पिलर से टेक लगाकर चुपचाप आंखें मूंद गई। कमीना आदमी, चवल आदमी। रेयान,
वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था जब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे आजम मलिक साहब ने पाटदार आवाज़ में से पुकारा। अलीना इस वक्त किचन में थी। रियान के पेशानी पर बल पड़ गया था, हम फिर भी वो पलट कर डाइनिंग टेबल तक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। घर के सब अफराद इस वक्त वहीं मौजूद थे। वो बादल नाख्वास्ता कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। बरखुरदार, सिर्फ एक लड़की ने तुम्हें ये भी भुला दिया कि तुम्हारा एक बेटा भी तुमसे बेहद मानूस है, एक बीवी है जिसके साथ तुमने अपनी पसंद और मर्जी से शादी की थी, एक बूढ़ा बाप और बेहद मुशफक माँ है जो तुम्हारी ज़रा सी देर घर वापसी पर सारी रात नहीं सोती। बाबा प्लीज़, मैं इस वक्त आपका कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं, क्योंकि मेरा मूड इस वक्त बहुत फ्रेश है और मैं किसी भी तौर इसे ख़राब नहीं करना चाहता। आजम साहब की शिकवे का जवाब इसने बेहद तल्खी से दिया। किचन में खड़ी अलीना का दिल जैसे कट कर रह गया। और जहाँ तक जरी की बात है तो मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में बता चुका हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी है। अगर आप कुछ भी करके मुझे इससे दूर करने की कोशिश करेंगे तो मैं हर चीज़ को आग लगा दूंगा। वो नहीं है तो मेरे लिए तो किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं, क्या बीवी, क्या बेटा, क्या बिजनेस। तनफ्फर से पुर लहजे में कहते हुए अगले ही पल वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, ऑफिस से देर हो रही है मुझे। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद मजीद एक पल भी वहाँ नहीं ठहरा। अलीना के लिए अपने आंसू पर काबू पाना दुश्वार हो गया। जबकि आजम साहब का सर यूं झुक गया जैसे वो सजाए मौत के मुजरिम हो। इसी रोज़ रात फिर इसकी घर वापसी खासी लेट हुई। अलीना की आंख खुली तो वो सोफे पर बैठा जूते उतार रहा था। इसे वॉशरूम जाना था, सो बिना इस पर दूसरी नज़र डाले वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अगले 5 मिनट के बाद वो कमरे में वापस आई तो रियान ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी रिस्ट वॉच उतार रहा था। अलीना सिर्फ एक नज़र में देख सकती थी कि इसका मूड बेहद ख़राब है। तभी बिना इसे कुछ कहे वो बेड की तरफ आई, मगर रियान ने इससे पहले इसका बाजू तो पूछ लिया। क्या चाहती हो तुम, तलाक दे दूँ मैं तुम्हें? सुबह वो जिस मूड के साथ घर से निकला था इस वक्त भी इसका वही मूड था। वो लरस कर रह गई। क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया? ज़िंदगी अज़ाब बना कर रखती है मेरी। मजलूमियत का इश्तिहार बनकर सारे घर को मेरे खिलाफ कर दिया, नहूसत बखेर कर रखी है मेरी पूरी ज़िंदगी में। वो इतना तलख क्यों हो रहा था वो नहीं जानती थी, मगर इसका दिल ज़रूर दुख में भरा है। बाजू छोड़े मेरा। बिना इसकी तलखी का कोई जवाब दिए इसने दृष्टि से अपना बाजू इसकी मजबूत ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश की। जब वो नफरत से इसे परे धकेलते वार्निंग लेते लहजे में बोला, मेरा दिल चाहता है मैं तुम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं ताकि ना तुम्हारा मनहूस वजूद बाकी रहे, ना मेरे और जरी के एक होने में कोई रुकावट बने। वो अब भी खामोश थी, ताहम रियान के बेदर्दी से धकेलने पर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए वो ड्रेसिंग के कोने से टकराई और इसके पेशानी से खून निकल पड़ा। आंखों के सामने एक पल के लिए जैसे अंधेरा छा गया। वो सर पकड़ती वहीं बैठ गई। कमीना, इन्हें ना धक्का मार, बल्कि कोई ठुड्डा मार इसको। रियान अपनी बात के जवाब में इसकी मुसलसल खामोशी पर कमरे से निकल गया। इसके दिल में इस लम्हे जैसे आग लगी हुई थी। सुबह वो कितना खुश था कि आज सारा दिन सरनीला के साथ गुजारेगा, मगर इस वक्त उसके अरमानों पर ओस पड़ गई जब ऑफिस में मीटिंग के दौरान इसने कॉल करके बताया कि इसका शौहर घर वापस आ गया और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। रियान का दिल चाहा वो सेलफोन को किरची किरची कर दे, मगर इसने ऐसा करने की बजाय जब्त किया और मीटिंग अधूरी छोड़कर ऑफिस से निकल आया। रात 1 बजे तक इसे उम्मीद रही कि जरनीला की कॉल या मैसेज आएगा और वो बाहर न से इसे घर पर मिलने के लिए बुलाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रात 1 बजे के बाद वो बेहद मुस्तराब और मायूसी के आलम में वो घर वापस लौटा और अब बेकसूर अलीना पर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। इसका बस नहीं चला था हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रखते। रात की खामोशी सुबह रवि से चलती, सर्द हवाएं रोशनी की किरणें बखेरता चांद कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर पर था और अपने शौहर के साथ थी। यह एहसास कितना तकलीफ था इसके लिए, मगर काश कोई समझ सकता। एक के बाद दूसरी और दूसरी के तीसरी सिगरेट जलाते वो इन लम्हों में डूबता जा रहा था। जब इसने पहली बार जरनीला को देखा था वे खूबसूरत तरादार औरत थी जिसे खुद को बना सवार कर रखना आता था। रियान की शादी को इस वक्त 1 साल होने को आया था और लीना की प्रेगनेंसी इख्तिलामी मराहिल में थी। ये शादी इसकी पसंद और मर्जी से हुई थी, मगर लीना में इसकी दिलचस्पी अब कम होती जा रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह लीना की सादगी थी। अलीना एक खामोश तबास सादा मजाज लड़की थी जिसकी ज़िंदगी सिर्फ वो घर और इसके मकीन थे जहाँ वो रहती थी। इसे इस घर से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं था। शायद इसके किरदार की पाकीज़गी थी जो नूर बनकर इसके चेहरे पर, इसकी पेशानी पर चमकती थी और रियान के दिल को छू गई थी। आजम साहब आयशा के साथ इसकी निस्बत तय करना चाहते थे, मगर इसने आयशा के लिए इनकार करके अलीना के लिए अपनी रजामंदी दे दी, तो मजबूरन आजम साहब को अलीना के साथ इसकी शादी करना पड़ी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो बहुत खुश और मुतमिन था क्योंकि अलीना एक बेहद अच्छी मोहब्बत और ख्याल करने वाली लड़की थी, मगर रफ्ता रफ्ता वो बेजार होता गया। इसका सबब अलीना की घरेलू मसरूफियात थी। शादी के बाद इसने मुकम्मल तौर पर खुद को एक घरेलू लड़की के रूप में ढाल लिया। तभी ना इसके पास बनने संवरने के लिए टाइम होता, ना रियान पर तवज्जो देने के लिए। कमरे में आने के बाद वो सादा हुलिये में रहती। रियान अगर जिद करके इसे कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर आ जाता तो थोड़ी ही देर के बाद इसे घर वापसी की फिक्र लाहक हो जाती। इसका मूड कभी मूवी देखने को चाहता तो बिदक जाती, कानों का हाथ लगाकर तौबा इस्तगफार कर दी और इसका साथ देने से साफ इनकार कर देती। कभी किसी दोस्त के घर या किसी फंक्शन में लेकर जाता तो सारा फंक्शन सर ढांपे नकाब किए बैठी रहती और वो चिढ़ जाता। सिर्फ इसे सताने के लिए पहली बार वो पूरे 2 हफ्तों तक इसके करीब नहीं किया, मगर इन 2 हफ्तों में एक बार भी लीना ने इसकी तरफ पेशकदमी करके अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। यही से वो बददिल हुआ था और इसने घर से फरार की तलाश कर ली। इसकी नज़र में अलीना के लिए इसका होना ना होना बराबर था, जबकि अपनी फितरी शर्म के हाथों मजबूर थी। ये सच था कि शादी से पहले वो इसे पसंद नहीं करती थी, मगर शादी के बाद इसकी सारी मोहब्बत, सारी ख्वाहिशात, सारे ख्वाब सिर्फ रियान की ज़ात के साथ जुड़कर रह गए थे।
वो ज़रा सा ऑफिस से लेट हो जाता तो इसका दिल डूबने लगता, कभी बेरुखी से बात करता तो वो कट कर रह जाती। रेहान की पारफ्कियाँ इसकी शिद्दत इसे अच्छी लगती थी, मगर वो चाहते हुए भी खुद से इसे प्यार करने के लिए नहीं कह सकती थी। यही वजह थी कि रेहान की रात ताल्लुकी पर वो अंदर से बुझ कर रह गई, मगर इसने रेहान से गिला नहीं किया। ये इसकी खामोशी थी कि इसने इसे एक और औरत की तरफ मतवज्जा किया। इस रोज़ वो अपने करीबी दोस्त की शादी में शरीक था, जब मेहंदी की रात पहली बार इसकी नज़र जरीला अब्बास पर पड़ी। ब्लैक शिफॉन के सूट में मलबूस दुपट्टे को किसी फालतू शय की माने बाएं शाने पर गिरा, वो किसी लड़के के साथ बातों में मसरूफ बात पे बात कह के लगा रही थी। तभी इसके दोस्त ने इसकी निगाह के ताक़ुब में अपनी नज़रें दौड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये ज़रीन भाभी है, तुम्हारी भाभी की दोस्त, 3 बच्चों की माँ, मगर देख लो खुद को कितना स्मार्ट रखा हुआ, कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगती। ये तो है। वो चौंका और फ़ौरन निगाह फेरी। काफ़ी जिंदा दिल और खुश मिजाज लगती हैं। बहुत खुश मिजाज है। तुम इनका शौहर देखो तो इनकी किस्मत पर अफसोस करो, मगर ये इसी शौहर के साथ ना सिर्फ निभा रही है बल्कि बेहद खुश भी है। क्या मतलब? क्या इनके शौहर खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत यार, वो कबूल सूरत भी नहीं है, कम से कम 15 साल बड़ा है इनसे, और इससे पहले 3 बीए में भुगता चुका, ये चौथी है। वाह, फिर तो बहुत लकी है यार। कह सकते हो। इसके दोस्त ने इसके तबसरे पर सर हिलाया, फिर इसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, क्या याद करोगे तुम भी? इससे पहले वो कुछ कहता इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच चुका था। रेहान का दिल जोर से धड़क उठा। जनीला के दूधिया बाजू शिफॉन की बारीक आस्तीनों से झलकते बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इसके शर्ट के चाक इतने बड़े थे कि इसका जिस्म झलक रहा था। कमर तक आते सुनहरी बाल जिसने लेयर कटिंग में सेट करवा रखे थे, इसकी पुष्ट पर बिखरे पूरी महफिल का दिल लूट रहे थे। वो हकीकत में एक चलती फिरती खूबसूरत गुड़िया थी। रेहान के इसके करीब आया तो इसका दिल और भी बेईमान होने लगा। जनीला भाभी इसके दोस्त ने इसे पुकारा। रेहान चुपचाप खड़े अपने पहलू में दिल का शोर सुनता रहा। तभी वो इन दोनों की तरफ मतवज्जो हुई। ये रेहान है, मेरा जिगरी यार। इसके मतवज्जो होने पर इसके दोस्त ने तारफी रस्म निभाई। वो मुस्कुरा दी। दोस्त तो बहुत खूबसूरत है आपके, माशाल्लाह। शुक्रिया। वो सिर्फ मुस्कुरा सका। तभी इसने पूछा, शादीशुदा? जी, अभी 1 साल पहले शादी हुई। ओ, फिर तो बहुत खुशनसीब लड़की है भाई। खैर, अल्लाह खुश रखे। क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस संभालता हूँ। किसी शहर में रहती हैं आप? यही बस पास में घर है मेरा। चक्कर लगाइएगा, मुझे खुशी होगी। जी ज़रूर। वो कदर नर्वस हो रहा था, मगर थोड़ी देर बाद जब इसके दोस्त ने इसके रिक्वेस्ट की कि जनीला घर जाना चाहती हुई इसे ड्रॉप कराए, तो इसकी बात से खुल गई। वो तो दिल से चाहता था कि इसे इतनी हसीन लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले, और ये मौका तकदीर से खुद ही फराहम कर रही थी। वो दिल ही दिल में झूम उठा। श्योर, कहाँ है वो? मैं भेजता, तुम गाड़ी निकालो। ठीक है। अपने दोस्त की हिदायत पर इसने फ़ौरन पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाल ली। अगले 5 मिनट के बाद जनीला इसके बराबर फ्रंट सीट पर आ बैठी। सॉरी, मुझे इमरजेंसी घर जाना पड़ा। असल में मेरी सास बहुत ज़ईफ़ हो चुकी है, मैं ही इन्हें संभालती हूँ। आपको जहमत तो नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसकी वजाहत पर तेजी से धड़कते दिल के साथ इसने कहा तो मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं आपको जान पाई हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपकी वाइफ तो बहुत खुश होंगी आपसे, है ना? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं इससे। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जनीला अब्बास के मलबूस से उठती दिल फरेब खुशबू इसके हवास मुअत्तल करने लगी। क्यों, कभी खुद से नहीं बताया इसने? नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी इससे? शायद नहीं। ओ, फिर तो बहुत बोरियत महसूस करते होंगे आप। कह सकती हैं। फैमिली से या बाहर से? फैमिली से। छोटे चाचा की बेटी है। खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत है? फिर तो बहुत प्यार करते होंगे इसे। मैं तो करता हूँ, मगर वो नहीं करती। क्यों? वह हैरान हुई थी। रेहान ने लब दांतों तले दबा ली। पता नहीं, ये तो वही बता सकती है। वो किसी और को पसंद करती है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। बच्चे नहीं होने वाला। अभी 1 साल पहले तो शादी हुई है। गुड, मेरे भी 3 बच्चे। अभी 4 साल पहले शादी हुई है मेरी भी। आप खुश हैं अपनी शादी से? पता नहीं, कोशिश तो करती हूँ खुद को खुश रखने की। इसका मतलब आप दिल से खुश नहीं है? शायद। वजह पूछ सकता हूँ? मेरे शौहर मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मुझसे पहले 3 बीवियों के साथ वक्त गुजार चुके हैं, इसलिए वो सारे जज्बात, वो मोहब्बत, वो शिद्दत जो किसी मर्द की एक औरत के लिए होती है, वो इनके पास नहीं है। बहुत दुखी भी की ज़िंदगी है मेरी। वो उदास हो गई। रेहान ने गाड़ी रोक दी। ऐसे मर्द से शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? आप जैसी लड़की को रिश्तों की कमी तो नहीं होगी? ठीक कह रहे हैं आप। बस तकदीर के खेल होते हैं सारे। फिर भी कोई वजह तो होगी इस शादी की। वैसे कुरेदना चाहता था। जनीला ने रुख फेर लिया। वजह मेरी गुर्बत थी। 7 बहनें हैं मेरी। बहुत गुर्बत में ज़िंदगी बसर की मैंने। गरीब होने की वजह से मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। मेरी माँ बहुत कम उम्र थी, मगर बाप बहुत ज़ईफ़। शायद इसलिए वो हमारा बोझ ना उठा सका। घर में रोज़ फाके होते रहे। कोई दिन ही ऐसा तलु होता जब हमें पेट भर कर खाना नसीब होता। इसलिए जब अफान का रिश्ता है तो मेरी माँ ने एक पल भी सोचने की ज़रूरत महसूस की बगैर फ़ोन पर निकाह कर दिया। इन दिनों ये दुबई में होते थे, मैंने इन्हें देखा भी नहीं था। फिर क्या, फिर शादी होगी। मैं दुल्हन बनकर सज सवर कर दुबई चली गई। वहाँ जब अफान ने मुझे रिसीव किया तो पहली बार इन्हें देखकर मेरी आंखें भर आईं, मगर फिर रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो गया। वो बता रही थी। रेहान ने खामोशी से गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। अगले 10 मिनट के बाद इसने इसके घर के सामने ब्रेक लगाई। ये लें, आ गई आपकी मंजिल। शुक्रिया। मैं चाहूँगी आप 1 कप चाय पी कर जाएँ। नहीं, फिर कभी सही, अभी बहुत रात हो गई है, मुनासिब नहीं लगता। चले, जैसे आपकी मर्ज़ी, मगर मैं आपसे रब्ता ज़रूर रखना चाहूँगी कि आप अपना सेल नंबर देंगे? श्योर। वो तो खुद इससे रब्ता रखना चाहता था, तभी एक लम्हा ज़ाया के बगैर इसने अपने से सेल नंबर नोट करवा दिया। इस रोज़ के बाद अलीना की ज़ात में इसकी रही सही दिलचस्पी भी खत्म होने लगी। जिस रोज़ हमदान पैदा हुआ, इसने सबसे पहले जनीला को इत्तला दी। इस रोज़ वो इतना खुश था कि कदम ज़मीन पर न पड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार गिरती गई। वो जब भी घर में अकेली होती इसे कॉल करके बुला देती, फिर घर वापसी तक वो इसी के साथ वक्त गुजारता। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ यह खेल बहुत कम दिनों में ही जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया, और अब इसे लगता था कि जैसे जनीला अब्बास के बगैर इसकी ज़िंदगी बेकार है।
वो इसे अपना हर मसला खुलकर शेयर करता, अपनी हर खुशी हर दुख इसके गोश गुजार करता। बहुत आसानी से इसने अलीना की जगह जनीला अब्बास को दे दिया। वो खुश था। जनीला खुद भी इसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी और इसका इरादा भी अपने शौहर से छुटकारा पाकर रियान के साथ ज़िंदगी बसर करने का था। दोनों के दरमियान बहुत सारे अहदो पैमा हो चुके थे और अब इन अहदो पैमा को अमली जामा पहनाने का वक्त आ पहुंचा था। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे वीरान हो राह गुजर है याद, जैसे ख्वाबों के रंग फीके हों, जैसे लफ्ज़ों से मौत रस्ती हो, जैसे सांसों के तार बिखरे हों, जैसे नोहा की ना हो सुबह चमन। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू नहीं हो कलियों में, जैसे सूना पड़ा हो शहर दिल, जैसे कुछ भी नहीं हो गलियों में, जैसे खुशियों से दुश्मनी हो कोई, जैसे जज्बों से आशनाई ना हो, जैसे एक उम्र की मुसाफत पर बात कुछ भी समझ आई ना हो, जैसे चुपचाप आरज़ू के सफ़र, जैसे रुक रुक के सांस चलती हो, जैसे बेनाम हो दुआ का सफ़र, जैसे किस्तों में उम्र कटती हो, जैसे एक खौफ के जजीरे में जाए कोई आवाज़ दे के छुप, जैसे हंसते हुए अचानक की गम की परवाह से आंख भर है। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है। ज़ैम के घर वाले मंगनी की रस्म के लिए आए थे। वो पिंजरे में कैद चिड़िया की मानद बेहद मुस्तरिब टेरेस पर इधर से उधर चक्कर लगाती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस अचानक पड़ने वाली अफ्तार से कैसे छुटकारा हासिल करे। एना इसे तैयार होने का क्या कही थी, मगर इसका दिल चाह रहा था कि खुद को आग लगा ले। सुबह से इसने अपना सेलफोन भी ऑफ कर रखा था। तकरीबन पौन घंटे बाद शगुफ्ता बेगम खुद उठकर इसके पास ऊपर टेरेस पर आ गई। आयज़ा, इनकी पुकार पर फ़ौरन आंसू साफ करते पलटी। जी अम्मी। ज़ैम के घर वाले आए। मैं क्या एना ने नहीं बताया तुम्हें? वो करीब आ गई। आयज़ा रुख फेर गई। बताया था मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। मैं इस वक्त यहाँ कोई फजूल बात सुनने या बहस करने के लिए नहीं आई। अम्मी प्लीज़ मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेहतर होगा आयज़ा कि तुम इज़्ज़त और शराफत के साथ इसी वक्त नीचे चली जाओ। अम्मी प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुन ले। आयज़ा मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है अभी, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना, अभी फ़ौरन तैयार होकर नीचे चली आओ। इस बार इनका लहजा सख्त था, मांसू पी कर आएगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद बेहद शिकस्ता सी नीचे हाल में आई, जहाँ इस वक्त घर के सब अफराद विराजमान थे। अस्सलाम वालेकुम। बमुश्किल एक नज़र अल्लाह वसाय साहब और इसकी बेगम पर डालते हुए वो आगे आई थी। फ़रहत बीबी से देखती जैसे निहाल होगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी, अल्लाह नज़र बद से बचाए। इसका हाथ पकड़ के इन्होंने फ़ौरन ही अपने करीब बिठा लिया। तभी शगुफ्ता बेगम बोली, आपका बेटा भी तो बहुत प्यारा भाभी। अल्लाह वसाय साहब इनकी बात पर खुलकर मुस्कुराया। अरे हमारा कहाँ रहा भाभी, अब तो वो आपका बेटा बन गया। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। आसिया बेगम ने फ़ौरन इनकी तायद की। आयज़ा अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को रोकने की कोशिश करती रही। वैसे होता कहाँ है वो आजकल, काफ़ी दिनों से शहर में नहीं देखा। अगले पल आज़म मलिक साहब ने पूछा। मरीना बेगम किचन में मसरूफ़ इनकी गुफ्तगू सुनती रही। होना कहाँ यार, सारा दिन ज़मीनों पर मसरूफ़ होता है आजकल, तो शिकार का शौक़ भी पाल लिया इसने। चलो जी, इसी की कसर रह गई थी। अल्लाह वसाय साहब की इत्तला पर दिल ही दिल में इसने दांत पीसे। तभी मौज़म साहब बोल उठे, माशाल्लाह बहुत मेहनती और ज़हीन बच्चा आपका। हमारी खुशबख्ती कि आपने हमारी बेटी को अपने बच्चे के काबिल समझा। आप हमें शर्मिंदा करें भाई साहब, माशाल्लाह आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब हमें अंगूठी पहना देनी चाहिए फ़रहत, वरना ये ना हो कि ये बेईमान बंदा फिर से अपनी ज़ुबान से मुकर जाए। अल्लाह वसाय साहब ने इनकी तायद करते हुए आज़म मलिक साहब को छेड़ा, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले 5 मिनट में फ़रहत बीबी ने बेहद मोहब्बत से इसे गोल्ड की भारी रिंग पहनाकर इसकी सभी पहचानी चूम ली। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, आमीन। वो सरापा मोहब्बत खातून थी। आयज़ा को इनके प्यार से उलझन सी होने लगी। इसे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले 20 मिनट में वो सब खाने के लिए उठ गए। वो फ़ौरन अपने कमरे में चली आई। उंगली में मौजूद गोल्ड की रिंग अपने सीने पर पड़े किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी। तभी सबसे पहले इसने वो रिंग उतार कर दराज में फेंकी। आंसू थे कि भल भल बहते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगले कई घंटों तक इसने खुद को कमरे में कैद रखा। ज़हीम के घर वाले इसी रात गाँव में वापस रवाना हो गए, मगर इसने दोबारा कमरे से निकल कर इन्हें अपनी शक्ल भी दिखाना गवारा नहीं किया। काफ़ी देर रोकर दिल की भड़ास निकालने के बाद इसने सेल ऑन करके संतान को कॉल मिलाई। इसके लिए इतना परेशान था कि पहली बैल पर इसकी कॉल रिसीव कर ली। आयज़ा, बेताबी इसके लहजे में ही आया थी। आयज़ा के आंसू में शिद्दत आ गई। कहाँ थी यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मगर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। क्यों, और तुम क्यों रो रही हो? तुमने अपनी अम्मी से हमारी मंगनी की बात की? इसका सवाल नज़रअंदाज करते इसने अपना सवाल दाग दिया। वो मज़ीद परेशान हो गया। हाँ की थी, वो कल आ रही है तुम्हारे घर। ठीक है आयज़ा, तुम मुझे बताओ प्लीज़ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, ज़हीम के घर वाले रिंग पहना गए मुझे। ओ नो, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, कल बात होगी। बिना संतान के इस तरह की परवाह की अगली पल इसने कॉल ड्रॉप कर दी। वो तड़प के रह गए। इस रात दोनों की नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर रही। अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकले। शगुफ्ता बेगम मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी। वो लाउंज में इनके पास आ बैठी। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। कहो। इसके झुके सर मत वरम आंखों को देखते हुए बहुत मसरूफ़ अंदाज में इन्होंने पूछा। वो वहीं बैठ गई। मरीना बेगम रासिया बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी इसने इन्हें सब बताने का फैसला किया। अम्मी, एक लड़का संदान यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। इसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, फिर इसी शहर के रहने वाले। इनकी अम्मी आ रही है आज रिश्ते के लिए। किसके रिश्ते के लिए? इस बार वो चौंकी थी। आयज़ा को अपनी सांसें सीने में फंसती हुई महसूस हुई। मेरे रिश्ते के लिए?
क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो कि अभी कल ही तो मंगनी हुई है तुम्हारी। मैं इस मंगनी को नहीं मानती, ना वो पेंडू शख्स मुझे कबूल है। बकवास बंद करो, तुम्हारे बाप और ताया को पता चल गया तो हलक से ज़ुबान खींच लेंगे। क्यों खींच लेंगे? अपने पेटों की ज़ुबान खींची तो पहले जो शादीशुदा होने के बावजूद इधर उधर मुँह पाड़ने से माज नहीं आते। चिटाख। इससे पहले को मजीद बदतमीजी करती शगुफ्ता बेगम के थप्पड़ ने इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा दी। किचन के दरवाजे में खड़ी ऐना का दिल कांप कर रह गया, जबकि लाउंज में कदम रखते धरता ध्यान रेयान जैसे वहीं ठिठक कर रह गया। शगुफ्ता बेगम गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ कह रही थी, मुझे इस ज़ुबान की तलखी मत दिखाओ जिस ज़ुबान से मैंने तुम्हें बोलना सीखा। जहाँ तक रेयान और रैना की बात है वो इनका पर्सनल मामला है। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाओ? अगर मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं है तो क्यों मेरी ज़िंदगी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई? मैं आयज़ा हूँ, ऐना नहीं जो चुपचाप खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दूँ। वो खुद सर भागी थी, तभी बदतमीज़ी से चिल्ला कर कहते हुए फ़ौरन वहाँ से चली गई। शगुफ्ता बेगम बेहद शॉक्ड अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। रेहान जो एक ज़रूरी फाइल घर पर भूल गया था, बिना लिए इन्हीं कदमों पर वापस पलट गया। इसी रोज़ शाम में संतान की माँ और बहन इसके घर चली आई। शगुफ्ता बेगम का मूड पहले ही बेहद ख़राब था। वो नहीं चाहती थी कि आयज़ा का बागियाना रवैया घर के मर्दों के इल्म में आए, लिहाजा इन्होंने खुद ही सहूलत से बात करके इन्हें इनकार कर दिया। आयज़ा जानती थी वो ऐसे करेगी, तभी जब संतान ने इसे कॉल करके शगुफ्ता बेगम के इनकार को बताया वो सुलग उठी। मैं जानती थी वो ऐसे करेंगे, बहुत बेहिस किस्म की खातून है मेरी अम्मी, मगर मैं भी इनकी बेटी हूँ। मर जाऊँगी मगर इस पेंडू से शादी नहीं करूँगी। मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करनी। आयज़ा बताओ मैं क्या करूँ? वो भी परेशान था। आयज़ा ने लब काट लिए। तुम्हारी अम्मी क्या कहती हैं? इन्होंने क्या कहना है? वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए वो तुम्हारे घर आई। आफ्टर ऑल मैं इनका इकलौता बेटा, मगर अब वो भी मुझे फोर्स करिए कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने दिल जहन से निकाल दूँ। क्यों? क्योंकि यार इनकी बहुत बेइज्जती हुई है। बहुत रूखे भी लहजे में तुम्हारी अम्मी ने इनसे बात की, चाहे पानी तक का नहीं पूछा, और वो और क्या कहेंगी? ओके, तो फिर अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा हर कदम पर जैसे तुम कहो मैं वैसे ही करूँगा। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से निकले तो मजबूरन उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक्स संदान, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अच्छा हूँ तो तुम मिली हो, वरना तुमने कहाँ मिलना था। खैर अब तुमने टेंशन ही लेनी है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह दिलाना तेरे ते आयज़ा। चवल औरत, घी उंगली तेरी उंगली तोड़ दे बंदा जी कोर्ट मैरिज। यार ऐसी लड़कियाँ कभी खुश नहीं रह सकती जो अपने पेरेंट्स की खुशियों के ऊपर अपनी खुशियों को तरजीह देती हैं, अपनी पसंद को तरजीह देती हैं और घर से भाग जाती हैं, पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। पर वो जलील होंगी। तेन भी जो संतान की असलियत पता लगेगी ना, तेरी जलालत उदों होएगी तो मैंने बड़ी खुशी होएगी इंशाल्लाह। अगले पल जसब से कहते हुए इसने कॉल काट दी। ज़ईम के घर वालों को शादी की चलती थी, लिहाजा आनन फानन तारीख भी तय हो गई। आयज़ा को लगा जैसे किसी ने इसे पकड़कर ज़िबा कर दिया। इसकी शादी में सिर्फ 15 दिन थे, लिहाजा इसे जो भी करना था जल्दी करना था। इस रोज़ सुबह इसने सोच लिया कि इसे क्या करना है। शाम से रात तक वो बहुत बेचैन रही। रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो इसने संतान को कॉल पिक कर ली। जी संतान, मैं तैयार हूँ। ओके, मैं 15 मिनट में गाड़ी निकाल के तुम्हारे घर के सामने पहुँच रहा हूँ। किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी मत करना, और हाँ, तुम्हें जो भी चीज़ वहाँ से लेनी है लेकर अभी बैग में रख लो, हमारे पास इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। ठीक है। ओके बाय। इसके हामी भरती इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आयज़ा सेल हाथ में पकड़े कितनी देर बेड पर बैठी सोचों में खोई रही। वो जानती थी कि जो कदम वो इस वक्त उठाने जा रही है वो गलत है, मगर ये भी दुरुस्त था कि इसका दिल वहाँ इस घर की चारदीवारी में किसी ऐसे परिंदे की मानद फड़फड़ा रहा था जैसे पिंजरे में कैद करके ज़िबा का वज़न दिया जा चुका हो। रात के तकरीबन 12:30 हो रहे थे जब संतान ने इसके नंबर पर दोबारा कॉल की। आ जाओ आयज़ा, मैं पहुँच गया हूँ इधर। ओके, बस सिर्फ यही कैसे कि कदम मन मन के हो रहे थे। शगुफ्ता बेगम और ऐना के कमरे के सामने से गुजरते हुए इसकी आंखें डुबडुबाई, मगर फिर दिल मजबूत करके सख्ती से अपना बैग दबोचे वो बैरूनी गेट खोलकर बाहर निकल आई। संतान की गाड़ी कदर फासले पर खड़ी थी और इस आखिरी नज़र अपने घर की इमारत पर डालते हुए वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ रही थी। ये लड़की कौन है? मिसेस अदीस के घर इनके बेटे की मंगनी के सिलसिले में होने वाली पार्टी अरूज पर थी जब संतान की माँ नफीसा बेगम की नज़र हाल के तरफ कोने में बैठी उदास सी खूबसूरत लड़की पर जा पड़ी। मुकम्मल सियाह लिबास में मलबूस वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि पहली बेसाख्ता निगाह के बाद इनकी नज़र ने इस चेहरे से हटने से इनकार नाम ही नहीं लिया। तभी इन्होंने करीब खड़ी मिसेस अदीस से पूछा था, जो इनकी बेहतरीन दोस्त थी और अब इनके इस्तफसार पर इसी तरह देख रही थी। ये ज़र निगार है चंदा की दोस्त, बल्कि यूँ समझो हमारी फैमिली का हिस्सा। बहुत प्यारी सुलझी हुई बच्ची है। अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। वो हैरान हुई। मिसेस अदरीस मुस्कुरा दी। कैसे देख सकती थी? अभी 2 दिन पहले तो ये यहाँ आई है, वो भी चंदा के स्टार पर। असल में ये दोनों हॉस्टल में रूममेट है पिछले 3 साल से। मैं तो ज़ियान के लिए इसे ही अपनी बहू बना लेती, मगर तुम्हारे भाई साहब को अपनी भतीजी अजीज़ थी, सो एक नहीं सुनी मेरी। अभी तक इस बच्ची को देख कर दिल को कुछ होता है। सही कहती हो, इसकी सूरत ही ऐसी है दिल मोह लेने वाली। मैं तो सोच रही हूँ संतान के लिए मांग लूँ इसे। मिसेस अदरीस की बात पर मुस्कुरा कर कहते हुए इन्होंने फिर इस लड़की को तरफ देखा। लो भाई, इससे अच्छी बात क्या होगी भला? मैं आज ही बात कर लेती हूँ इनके घर वालों से। मिसेस अदरीस भी खुश होगी। नफीसा बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब इनकी घर वापसी हुई। अरीबा सोने जा चुकी थी, जबकि संतान का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ था, और इसके शौहर भी अभी घर नहीं आए थे। लिहाजा इस अजनबी लड़की को सोचते सोचते वह कब नींद की वादी में उतर गई, इन्हें पता ही नहीं चला।
शब के तकरीबन 12:15 का टाइम था। सर्दी की शिद्दत के बायस इस वक्त वह जनीला के घर से निकलकर गाड़ी में बैठा इसके पूरे जिस्म पर कपकपी सी दौड़ गई। जनीला का शौहर घर पर नहीं था, लिहाजा कल संडे का सारा दिन और सारी रात वो इसी के साथ इसके घर में मसरूफ रहा। जनीला ने तय कर लिया कि अपने शौहर को दूध में जहर देकर मार देगी और यूं इन दोनों का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ताहम रेयान इसके शौहर की मौत के हक में नहीं था। वो चाहता था कि जनीला अदालत के जरिए अपने शौहर से खुला ले ले और वो अभी इसी के साथ इस मसले पर सर खपा के इसके घर से निकला था। रोज़ बरोज़ दोनों के दरमियान फासले सिमटते फासले इन दोनों के लिए खासी मुश्किल पैदा करने लगे थे। जनीला के बच्चे काफ़ी समझदार हो रहे थे। कल इसके बेटे ने रेयान से कहा था, अंकल आप हमारे घर ना आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जवाब में जनीला ने इसे 2 थप्पड़ लगाकर कमरे से बाहर भेज दिया। गुनाह और लज्जत के जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे, अब इससे वापसी शायद बहुत मुश्किल थी। तकरीबन 12:30 बजे वो खासी फास्ट ड्राइविंग के साथ वो अपनी मतलूबा गली में दाखिल हुआ। यही वो लम्हा था जब आयजा अलविदाई निगाहों से अपने घर की इमारत को आखिरी बार देखते हुए पलटी थी। संतान इसके रास्ते में पलके वाक़िए कुछ ही फासले पर खड़ा था। रेयान को बेहद हैरानी में भरा। शब की तारीकी में यूं चोरों की तरह इसके घर की दहलीज से बाहर कदम निकालने वाली वो लड़की कौन हो सकती थी। इसने गाड़ी की हेडलाइट सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर डाली, जैसे साख्त रह गया। स्याह गर्म चादर में लिपटा वो वजूद किसी और का नहीं, खुद इसकी अपनी चचाजाद बहन आयजा मलिक का था। आंखें थी कि हैरत की शिद्दत से फटी रहेगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके घर की कोई लड़की अपनी नादानी में ऐसा कोई जज्बाती कदम भी उठा सकती है। हाँ, इस घर दे लड़के अपने जड़ी मर्जी चन्न चढ़ाते रहन, उन्होंने हर तरह का चन्न चढ़ाने की इजाजत है, तो कुड़ियां कुछ ना करन। कुड़ियां करें तो गैरत दे विच मार देन, कत्ल कर दे। शबल जमाने का यार वो बंदी बहुत गलत कर रही है। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ हूँ, आयजा के खिलाफ हूँ, उसको गाली भी निकालूंगी नो डाउट। लेकिन इदा ना जो बंदा कोई बन के बोलता ना, मेरा दिल करता मैं उन्हें फैर मार दिया। शब की तारीकी में इज्जत की जिस चादर पर अपनी ख्वाहिशात के फूल टांग कर आया था, वही चादर इस वक्त किसी और की मोहब्बत का मज़ार पर चढ़ने जा रही थी। इसका दिमाग जैसे भक से उठ गया। अगले पल कतई मुश्किल अंदाज में इसने ऐन आयजा के कदमों में यूँ गाड़ी को ब्रेक लगाया, वो उछल कर 2 फुट दूर जा गिरी। फिर इससे पहले कि संदान की कोई मदद करता, इसने गाड़ी से निकल कर इसे अपनी ठोकरों पर रख लिया। संदान के पास पिस्टल था, वो गाड़ी से पिस्टल निकाला। शब की तारीकी में चांद की मध्यम सी दुधिया रोशनी इस वक्त धुंध के बायस बहुत नाकाफी महसूस हो रही थी। तभी रेयान की किस्मत इसका साथ देगी और संदान की पिस्टल से निकलने वाली गोली बिना इसे कोई जानी नुकसान पहुंचाए इसके दाएं बाजू को चीरती हुई निकल गई। फिजा में अजीब सा इर्तियाश पपा हुआ अंदर घर में ऐना की आंख इसी वक्त खुली, जाने कि उसका दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। बिस्तर से निकल कर जिस वक्त वो अपने कमरे से बाहर आई, आजम मलिक और मौजम मलिक बैरूनी गेट के करीब पहुंच चुके थे, जबकि आसिया शगुफ्ता और मरीना बेगम परेशान सी लाउंज में खड़ी थी। बाहर रोड पर अब रेयान और संतान आपस में लड़ रहे थे, जबकि आयजा ज़मीन पर बैठी सर झुकाए रो रही थी। लम्हों में ज़मीन पाँव तले कैसे निकलती है इस रात, इस घर के मकीनों ने जाना। अगली सुबह रेयान अस्पताल में, जबकि संतान थाने पहुंच चुका था। क़यामत थी जिस रात इस घर के मकीनों पर गुजरी थी। शगुफ्ता बेगम ने आयजा को बंद कमरे में इतना मारा कि वो बेहोश हो गई, जबकि मौसम साहब के कंधे झुके हुए थे और आंखें बेहद सुर्ख और नम थी। इसका बस न चलता था कि वो सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल न देखें। उधर गांव में अल्लाह वसाय साहब हर बात से बेखबर जल्दी से शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे। आज़म साहब ने फ़ौरी शादी की तारीख दे दी। इस रोज़ 3 दिन के बाद इसे होश आया। सूजे हुए चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ इसका पूरा जिस्म जैसे दर्द की लपेट में था। ऊपर से कमज़ोरी हद से सवा हो चुकी थी, जबकि होंठ यूँ खुश्क थे जैसे सदियों प्यास की अजियत बर्दाश्त करते रहो। होश आने पर सबसे पहले इसने नंबर डायल किया, मगर इसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो ज़ोर से आंखें मीचते हुए चुपचाप रो पड़ी। शाम को संतान ने खुद ही से कॉल की। आयजा सेल की स्क्रीन पर जगमगाते अजनबी नंबर को न चाहते हुए पिक कर गई। हेलो आयजा। दर्द के सहरा में इसकी आवाज़ किसी ठंडे झड़ने की माने जिसकी समातों में उतरी वो तड़प कर आएगी। संतान संतान बोल रहा हूँ, पापा ने मुझे लॉकअप से निकलवा कर यहाँ बरतानिया भेज दिया। अम्मी बहुत परेशान और गिरफ्तार, मगर तुम परेशान मत हो ना, मैं इतनी आसानी से तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूँ। वो इसे अपने हालात से मुतल्लिक आगाही दे रहा था। आयजा की आंखें आंसू से भर गईं। अगली पल इसने बिना कुछ कहे गाल काट दी कि इस वक्त इसमें कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत नहीं थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आए, मगर यूँ कि घर में सवाए ऐना और मरीना को पकड़ कोई भी इससे बात करने को तैयार नहीं था। रेयान का जख्म काफ़ी बेहतर हो चुका था, लिहाजा इसने भी ऑफिस आना शुरू कर दिया। रेयान तो दिमाग से गोली बजनी चाहिए थी, ये दिल के गोली बजनी चाहिए थी ताकि रेयान अगला साह ना आंदा। इस रोज़ 3 दिन के बाद इसे होश आया। सूजे हुए चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ इसका पूरा जिस्म जैसे दर्द की लपेट में था। ऊपर से सॉरी यार, पीछे आगे, इधर नहीं इधर से आना। ये इस रोज़ रहीम के घर वाले आए थे, सॉरी वो गलत हो गया। अच्छा, इस रोज़ रहीम के घर वाले आए थे आयजा को साथ लेकर शॉपिंग करने के लिए, मगर इसने खराबी तबीयत का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। ऐना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। शौहर था तो वो गीली रेत की मानिद हाथ से फिसलता जा रहा था, और बहन थी तो वो कुछ बात समझने को और सुनने को तैयार नहीं थी। इस घर का अजीब गर्दिशों में घर कर रह गया था। शब में जिस वक्त वो आयजा को रात का खाना देने आई, इसने ऐना से अजीब फरमाइश कर दी। ऐना वो खाना रखकर पलट रही थी जब इसने पुकारा। वो पलटी इसके करीब जा बैठी। रेयान भाई का जख्म कैसा है अब? ठीक है, मगर बाकी लोगों के जख्म घड़ने वाले नहीं है। मैं जानती हूँ और अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ, मगर बल्कि आज ज़ईम के घर वालों से ना मिलने पर भी बहुत शर्मिंदगी है मुझे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। क्या तुम मुझे इसकी बहन का नंबर दे सकती हो ताकि मैं इससे अपनी बदतमीज़ी की माजरत कर दूँ? कति बदली हुई टोन में वो इससे कह रही थी। ऐना हैरान रहेगी। क्या कह रही हो?
सच कह रही हूँ, मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी है, प्लीज़ तुम मुझे इसकी बहन का नंबर दे दो। ठीक है मैं लाती हूँ। एना अपनी खुशी दबाती हुई फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अगले 5 मिनट में इसने ज़ईम की छोटी बहन का नंबर इसे दे दिया। शुक्रिया एना, तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी बहन हो और तुम मेरी बहुत नादान बहन हो। बहरहाल खाना खा लो, मैं किचन में हूँ। अपने मखसूस धीमे लहजे में वो इसे हदायत देते हुए कमरे से निकल गई। तभी इसने कुछ सोचती निगाहों से ज़ईम की बहन का नंबर देखकर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। वैसे इन्नी भी लीना चंगी ना होवे। नहीं, लीना इतनी पागल है, इसको पता ही नहीं है कि वो क्यों नंबर मांग रही है, क्यों नहीं नंबर मांग रही। एम फजूल औरत, मतलब कि एड्डा भी बंदा ना होवे पागल। सर्दी अपने पूरे चौपन पर थी। ज़ईम अभी थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से घर वापस आया था। अगले चंद दिनों में इसका इरादा पेरिस से आने का था कि अपनी शादी के लिए तमाम शॉपिंग वो बाहर से करना चाहता था। लिबास तब्दील करके फ्रेश होने के बाद अभी बिस्तर पर आए थे कि इसकी छोटी बहन बिस्मा का मोबाइल, जो इसी के कमरे में भूल गई थी, बज उठा। स्क्रीन पर जगमगाते अजनबी नंबर की वजह से कॉल पिक नहीं की और सेल वाइब्रेट पर कर दिया, मगर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बेल बजते सेल ने इसे कॉल उठाने पर मजबूर कर दिया। मगर इससे पहले वो कुछ बोलता, दूसरी तरफ से आयशा बोल उठी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बोली। सॉरी इस वक्त आपको नींद से डिस्टर्ब किया। असल में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती आपके भाई के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। मुझे गांव और गांव के लोगों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, बल्कि मुझे देहाती ज़िंदगी से अजीब सी नफरत है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मेरा बिल्कुल भी गुजारा मुमकिन नहीं आपके भाई के साथ। उफ़, पसीने में तरबतर मिट्टी से लुथरा वजूद, मेरी तो सोच कर ही दिल ख़राब हो जाता है। हकीकत में कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी? प्लीज़ आप मेरी मदद करें, अपने भाई तक मेरा पैगाम पहुँचा दें प्लीज़। इसका धीमा मगर मुल्तजी लहजा ज़ईम की समातों में जहर बनकर उतरा। वो चाहने के बावजूद अगले कुछ लम्हों तक कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका। और हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, शादी भी इसी से करूँगी। लिहाजा बेहतर होगा अगर आपका भाई और घर वाले खुद इधर आकर इनकार कर जाएं, वरना मैं बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अब वो इसे धमका रही थी। ज़ईम के घर सर में एकदम से दर्द शुरू हो गया। वो बोला तो इसका लहजा बेहद भारी था। ठीक है, आप करने जो कर सकती हैं, मगर ये शादी मुअत्तल नहीं होगी। इसके भारी लहजे ने आयशा की समातों में जैसे करंट दौड़ा दिया। वो उछली बेसाख्ता सेल कान से हटाकर स्क्रीन पर चमकता नंबर देखा। आप कौन है? वो घबराई। ज़ईम ने पलकें मूंद कर सर बैठ की पुष्टगार से टका दिया। वही उजड़ और पेंडू शख्स जिसके साथ आपके नसीब फूटने वाले। क्या? एक बार वो फिर उछली, दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर सीने से बाहर आने को मचल उठा। मगर ये तो आपकी बहन का नंबर है। जी हाँ, इन्हीं का नंबर है, मगर वो अपना सेल मेरे कमरे में भूल गई थी। बहरहाल आपका पैगाम डायरेक्ट मुझ तक पहुँच कर आई एम सॉरी, मैं इस शादी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। आप जो कर सकती हैं कर लें। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो घुटी घुटी सी आवाज़ में चिल्लाई। ज़ईम ने आंखों पर बाजू रख लिया। मैं कर भी नहीं रहा। ये रिश्ता खालिस्तन आपके और मेरे घर वालों की बाहमी रज़ा और खुशनुदी से तय हुआ। मेरी ज़ात इस फैसले में शामिल नहीं, ना ही मैं इन देहाती मर्दों में से जो शहर की लड़कियों को हवा बनाकर असाब पर सवार किए रखते हैं। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में बहुत सी शहरी लड़कियों से वास्ता पड़ा है। मैं जूते की नोक पर रखता हूँ आप जैसी खुद पसंद, घमंडी और बेवकूफ़ लड़कियों को। जस्ट शट अप, यू शट अप। बेहतर होगा अगर आप दोबारा इस नंबर पर कॉल करने की जहमत ना करें, वरना मुझसे बुरा कोई पेश आने वालों में से वरना मैं बहुत बुरा पेश आने वालों में से हूँ। इसके चिल्लाने पर वो खासा सर्द लहजे में बोला। आयशा इसके बर्फ़ जैसे नफरत हमें सर्द लहजे पर जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी। उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझता दिखाई दिया। अगले ही पल ज़ईम ने कॉल काट दी। शादी बहुत कम दिन रह गए थे। वो घुटनों में सर्दी कितनी देर चुपचाप रोती रही। कोई भी तो नहीं था घर में जो इसकी फीलिंग्स को समझता। सब शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। इस रोज़ वाले वाक़े के बाद तो वैसे भी अपने घर में जैसे अजनबी होकर रह गई थी। तो नफीसा बेगम ने बिना संतान को बताया इसका रिश्ता तय कर दिया। अजीम साहब ने इस बार इनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी इकलौते बेटे की हरकतों से बहुत आजिज़ आ चुके थे। और अब रेहान की तरफ से जो FIR दर्ज हुई थी, इसे भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म करवाया था। नफीसा बेगम और दोनों अब जल्द से जल्द संतान की शादी के मुल्क से बाहर सेटल होने का सोच रहे थे, और इसी मकसद के लिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार भी समेटना शुरू कर दिया कि वो किसी तौर दोबारा आज़िम मलिक और मौज़म मलिक साहब को शिकायत का मौका नहीं देना चाहते थे। इधर संतान इनके इरादों से बेखबर अपनी तदबीरें लड़ाने में मसरूफ़ था। बाबा, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ चंद दिनों के लिए। इस रोज़ नाश्ते की टेबल पर जब घर के सब अफराद आयशा की शादी को डिस्कस कर रहे थे, इसने एकदम से धमाका किया। आज़म मलिक साहब ने बेहद चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्यों? कुछ ज़रूरी काम है। वो बेहद संजीदा था। आज़म मलिक साहब को इसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, मगर फिर भी इन्होंने इसे बहस मुनासिब नहीं समझी। ठीक है, मगर घर में शादी की तकरीब है, इस मौके पर तुम्हारा मौजूद होना ज़रूरी है। क्यों? इसी जैसे संभव, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, 1000 काम है जो तुम्हारे देखने वाले। सॉरी पापा, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं। बेहतर होगा अगर आप मुझसे इस सिलसिले में कोई उम्मीद ना रखें। वो लाताल्लुकी और बेगानगी के अरूज पर था। आज़म मलिक साहब दुख से इसका मुंह देखते रह गए। फिर इससे पहले वो कुछ कहते हुए नैपकिन से हाथ साफ करता टेबल से उठ खड़ा हुआ। जाने इस घर को किसकी नज़र लगी थी? हर फर्द परेशान करने पर तुला हुआ था। इसी शाम मरीना बेगम ने अपने बेटे मोहित को कॉल की थी। वो सो रहा था, मगर मरीना बेगम की कॉल पर फ़ौरन बेरार होकर उठ बैठा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ जिसका जवान बेटा इसकी आंखों से कोसों दूर हो? वो यासियत से बोली थी। मोहित मुस्कुरा दिया। आंखों से दूर हूँ ना, दिल से दूर तो नहीं ना। 2 साल हो गए मोहित, 2 साल कम नहीं होते। सिर्फ 2 साल नहीं अम्मी, सिर्फ 2 साल की बात नहीं है, 25 साल हो गए इस मसले को।
मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ। वो बेसाख्ता से टपटाई मोहित की हरी सांस भर कर रह गया। मगर मैं सिर्फ आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा अम्मी, आपको पता है मेरी हाउस जॉब चल रही है। यहाँ गाँव में अब्बू ने मेरे लिए अस्पताल बनवाना शुरू कर दिया। बहुत कमज़ोर और तनहा हो गया अम्मी, इन्हें मेरी और आपकी ज़रूरत है। आप बताएं मैं इन्हें कैसे अकेला छोड़ कर आ जाऊँ। वो अकेले नहीं है, इनके पास इनके अपने हैं, वो अपने तो आपके पास भी है अम्मी, तो क्या आप तनहा नहीं है। मैं इस वक्त तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ मोहित, अगर तुम अपने बाप के साथ खुश हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। आइंदा तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। अल्लाह हाफिज़। बेहद दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने ना सिर्फ कॉल काट दी बल्कि सैली ऑफ करके साइड पर रख दिया। मोहित इनकी इस हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया। वो आज भी वैसी थी जैसे 25 साल पहले थी। गुजरने माह साल में इनके मजाज पर कोई असर नहीं डाला था। तभी वो बिस्तर छोड़कर घर से बाहर डेरे पर चला है, जहाँ मुजम्मिल मलिक साहब अपने मज़ारों के बीच बैठे इन्हें ज़मीन से मुतल्लिक कोई खसूसी हदायत दे रहे थे। मोहित को आते देखकर इन्होंने फ़ौरन सबको रुखसत कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी बिस्तर छोड़ दिया, खैरियत? एक लड़की पसंद आ गई आपके लिए, अब जल्दी से निकाह की तैयारी कर ले बस। इसने कहा। वो खुलकर हंस पड़े। बास नान अपनी हरकतों से। असल बात बताओ। शाबाश। शहर जा रहा हूँ, कल अम्मी के पास इसी की इत्तला देने आया था। खैरियत यूँ अचानक? वो परेशान हुए। मोहित ने बेनियारी से रुख फेर लिया। क्या करूँ, इकलौती औलाद हूं, दोनों का सोचना पड़ता है। हालांकि आप दोनों ने मेरा नहीं सोचा। अपने बाप को शर्मिंदा कर रहे हो मोहित? नहीं, शर्मिंदा नहीं करा, अपनी गलती का एहसास दिला रहा हूँ जो 25 साल पहले आपने की। कैसी गलती? अम्मी को इनके हाल पर छोड़ने की गलती। जिससे मोहब्बत की जाती है उन्हें इनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको रोकना चाहिए था इन्हें। तुम्हें क्या लगता है मैंने रोका नहीं होगा इसे? रोका होगा, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से रोकना चाहिए था। वो दुखी दिखाई दे रहे थे मगर मोहित ने परवाह नहीं की। बहरहाल अम्मी का फ़ोन आया था, अभी मुझे याद कर रही है, सोचा 1-2 रोज़ इनके पास गुजारूं। अच्छी बात है। इस बात यासिर से कहते हुए उन्होंने नज़र बदली। मोहित गहरी नज़रों से इनकी उदासी और इस तरह का मुआयना करता अगले पल वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बरतानिया में इसका वो दूसरा हफ्ता था जब इस रोज़ अजीम हसन साहब ने फ़ोन करके इसे बताया, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी, संदान कल निकाह है तुम्हारा, लिहाजा आज किसी भी वक्त की फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाओ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं पापा? इसके हिसाब पर जैसे कोई बम गिरा, मगर अजीम साहब ने परवाह नहीं की। तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मगर पापा मैं आयजा के सिवा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आयजा का निकाह हो चुका इसी लड़के के साथ जिसके साथ मंगनी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम कह रहे हो, वरना हकीकत में ऐसा हो चुका है और मैं मजीद तुम्हारी कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम कल सुबह तक घर वापस नहीं आए तो मैं सच कह रहा हूँ, संदान में तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। बिना इसकी कैफियत को समझे अजीम साहब ने सफाक लहजे में कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी। संदान सर पकड़ कर बैठ गया। कल सुबह से आयजा का नंबर बंद जा रहा था। इधर इसके दिल की धड़कनें थी कि जैसे रुकती जा रही थी। इस रात वो एक पल के लिए भी नहीं सोच सका। आयजा मलक से राब्ते की कोई सबील भी नहीं थी। लिहाजा न चाहते हुए अगले रोज़ से पाकिस्तान वापस आना पड़ा। इधर घर में नफीसा बेगम और इसकी दोनों बहनों ने मिलकर इसकी शादी की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। ताहम वो निकाह के वक्त तक आयजा की गली के चक्कर लगाता रहा। अजीम साहब ने शादी की तकरीब के लिए होटल बुक करवा लिया था, वहीं बेहद शानदार तरीके से इसका निकाह हुआ था। अजीम साहब और नफीसा बेगम की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। खुद इसकी दोनों बहनें भी बेहद मसरूर थी, मगर वो खुश नहीं था। इसका दिल बेहद बुझा हुआ था। हल्के हल्के बुखार के साथ शर्म में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। वह यही वजह थी कि इसने एक बार भी नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखने की कोशिश नहीं की। अजीम साहब ने इसके लिए इसी होटल में शब अरूस के लिए कमरा बुक करवा दिया था, जहाँ रात के तकरीबन 3 बजे के बाद इसे दाखिल होना नसीब हुआ। गुलाब और मोती के ताज़ा गुलाब फूलों से सजा बेहद दीदा ज़ेब कमरा इस वक्त अपनी मिसाल आप था, मगर संदान ने किसी खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वो कमरे में आने से 10 मिनट पहले तक आयजा को कॉल मिलाता रहा, मगर इसका नंबर हमस बंद मिल रहा था। तभी वो बोझल कदमों के साथ घसीटता कमरे तक आया, जहाँ ताज़ा फूलों के दरमियान बैठ के वेस्ट में बैठी जरनीकार घूंघट के रह खुद भी किसी खूबसूरत फूल से मुख्तलिफ नहीं लग रही थी। इसने एक नज़र इसके खूबसूरत सरापे पर डाली, फिर गहरी सांस पड़ते हुए कमरे को लॉक कर दिया। बोझला साहब के साथ इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी होने वाली इस हमसफ़र लड़की से क्या कहे। तभी इसने इससे सब बताने का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। कदर फासला रखकर उसके मुकाबिल बैठ के जरनीकार ने सर हिलाकर इसके सलाम का जवाब दिया। तभी वो बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इस वक्त आपसे क्या कहूँ, क्योंकि ना तो आप मेरी आपके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है और ना ही मैं आपको जानता हूँ, बल्कि जानता कि मैं तो अभी तक आपको देखा भी नहीं है। आपसे मेरी इमरजेंसी शादी खालिस्तान मेरे माँ बाप की मर्जी और पसंद से भी, वरना कल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। असल में मेरे पापा और मामा ने मिलकर ये सब प्लान किया और मेरे लिए कोई राह फरार नहीं छोड़ी। बहरहाल मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ तो होगी, मगर ये सच है मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं चाहते हुए भी इसे हासिल नहीं कर सका और वो किसी और के नाम से मंसूब हो गई। बोलते बोलते एकदम से इसका लहजा भर आ गया, मगर इसने फ़ौरन ही खुद को संभाला। खैर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से आपको कभी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। मैं ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा ना कर सका, कोशिश करूँगा कि शौहर का रोल ज़रूर अच्छे तरीके से निभा सकूँ। इसका लहजा हमस गंभीर था। जरनीकार ने आहिस्ते से सर उठाकर खुद ही घूंघट पलट दिया। वो सिर्फ बेतहाशा खूबसूरत नहीं थी, बल्कि इसका साहिराना हुस्न सामने वाले को गिर्द अजीब सा हसार बांधकर इसे बेखुद कर देता था। और अब तो बात ही और थी। दुल्हन के रूप ने इसके क़यामत के इस रूप को मजीद 4 चांद लगा दी। यही वजह थी कि संदान जो अभी मजीद इसे अपने बारे में कुछ बताना चाहता था, एकदम से साख्त होकर इसे देखता रह गया। वाकई इसकी माँ ने इसके लिए कोई हीरा नहीं बल्कि गोहरे नायाब तलाश किया था। इसे इस लम्हे अपना दिल बहुत शिद्दत से धड़कता महसूस हो रहा था। तभी फ़ौरन से पेश तरह का अजीब सा इज़्तिराब महसूस करते हुए बेड से उठकर बाहर रोड की जानिब खुलने वाली विंडो में आ खड़ा हुआ।
बाहर सड़क के इस पार रंगो नूर का एक सैलाब था जो रात के इस पहर भी किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी नजर निगार बेड से उठी और ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई। संतान ने देखा वो एक एक करके अपना जेवर उतारी थी। तभी वो इसके करीब आ गई। ये क्या करी आप? जेवर उतारी, बहुत थकन महसूस हो रही है। बिना इसकी तरफ देखे इसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे इन दोनों के दरमियान सदियों की शनासाई हो। वो फिर ठंडी सांस भर कर रह गया। ठीक है, आप आराम करें। इसे आराम की तलकीन करके वो खुद नीचे हाल में आकर फिर रात गुजरी नहीं। इसने रात ने से गुजारा था, लम्हा ब लम्हा सिसकते और सुलगते हुए अजैद की भट्टी में जल जल कर। इसके साल पर कब से बेल बज रही थी। वो बात लेकर वॉशरूम से निकला तो इसका सेल बज बज कर बंद हो चुका था। संदान ने झुककर बेड की साइड टेबल से सेल उठाया। जर्नी का सादा कपड़ों में मलबूस सामने सोफे पर बैठी कुछ पड़ रही थी। वो सरसरी से एक नज़र इस पर डालता अभी कमरे से बाहर निकलना ही चाहता था कि सेल फिर से बज उठा। हेलो। तीसरी बेल पर इसने कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर आयशा की आवाज़ सुनाई दी। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो संतान हसन। इसका लहजा बैठा हुआ था। संतान का दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा। आयशा, जिसे तड़प कर इसने पुकारा। सामने सोफे पर बैठी जरनिकार लुकारी का चौंक जाना लाजमी था। कैसी तुम? यकीन करो मैं शादी में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब अम्मी अब्बू का प्लान था, मैं सिर्फ तुम्हें। वो अपनी सफाई में भी कुछ और भी कहना चाहता था मगर इससे पहले दूसरी तरफ से कॉल ड्रॉप कर देगी। संतान को लगा जैसे किसी ने हल्का हल्का बुखार तो इसे पहले ही था। शाम में वलीमे की तकरीब तक वो तेज़ बुखार में मुब्तला हो चुका था। अगले तकरीबन 1.5 हफ्ते तक वो टाइफाइड का शिकार रहा। 1.5 हफ्ते के बाद इसकी तबीयत कदर बेहतर हुई तो अजीम साहब ने इसका हनीमून सेट कर दिया। वो संतान और जरनिकार को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहने का मौका देना चाहते थे मगर ताहाल दोनों नदी के दो किनारों की मानद थे। अजीम साहब और नफीसा बेगम की ख्वाहिश थी कि वो दोनों अपना हनीमून पेरिस, इस्तांबुल या ऑस्ट्रेलिया में मनाएं ताकि आयशा नामी लड़की के निकाह का जो झूठ इन दोनों ने संतान से बोला था इसका पोल ना खुले। मगर जरनिकार ने हनीमून के लिए मुल्क से बाहर जाने के साफ इनकार करते हुए शुमाली इलाका जात के हक में अपना वोट दे दिया। लिहाजा इनकी माली इलाका जात के लिए सीट कंफर्म होगी। इस रोज़ संडे था जब वो मरी पहुंचे। संतान यहीं पर पड़ाव डालकर आगे सफ़र का इरादा रखता था। जिस वक्त वो घर से मरी के लिए निकले हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मरी पहुंचते तक ये हल्की हल्की बारिश मूसलाधार बारिश का रूप इख्तियार कर गई। मरी में संतान का अपना फ्लैट था, लिहाजा किसी होटल वगैरह में क्याम की बजाय इस वक्त मौसम की नज़ाकत को समझते हुए सीधा इसी फ्लैट पर चला आया। जरनिकार ने तमाम रास्ते इससे कोई बात नहीं की। वो एक खामोश मुजस्मे की मानद थी। शादी से लेकर अब तक संतान ने ना इसे किसी के साथ बिला ज़रूरत बोलते सुना था, ना इसके सिवा इसने अपने किसी ससुराली को अपने घर में देखा था। ये सारी बातें अब ड्राइविंग के दौरान इसके दिमाग में आ रही थी, वरना पिछले 15 दिनों में तो बुखार ने से इस काबिल छोड़ा ही नहीं था कि वो किसी चीज़ पर गौर करता। अगले तकरीबन 20 मिनट तक गाड़ी से निकलकर फ्लैट तक आते और फिर फ्लैट का लॉक खोलते। वो दोनों पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। जरनिका जो पहले की आमद के सरापा की मालिक थी इस वक्त और भी प्यारी लग रही थी। अगले 15 मिनट में वो कपड़े तब्दील कर चुकी मगर फिर भी संतान के साथ पुरसकून नहीं हो सके। जैसी तबीयत का वो मालिक था इसका हुस्न इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था। रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था जब वो खाना खाकर चाय पीने के बाद बिस्तर पर आया। जरनिकार इससे पहले लेट चुकी थी, तभी इसने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ कर लिया। शादी की पहली रात के बाद वो दूसरी मरतबा इसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। जरनिकार का सर इसके बाजू पर आटिका मगर इसने नजरें उठाकर संतान की तरफ नहीं देखा जो इसे बाजुओं के हल्के में लिए बहुत धीमे लहजे में इससे कह रहा था, आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं जरनिकार? क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर क्या मैं पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, आपने नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस शादी से खुश नहीं हैं। आपकी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकती हूँ? वो हमस बेनियाजी का मुजाहिरा करी थी। संतान ने गहरी सांस भर के इस मौजू को छोड़ दिया। ओके, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हनीमून के लिए यहाँ आने को क्यों तरजीह दी? जी हाँ, मुझे कुछ दिखाना था आपको। क्या? वो चौंका था। जरनिकार उठ बैठी। यहाँ इस शहर में कुछ ऐसा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या दिखाना चाहती हैं? अब वो हैरान हो रहा था। वो बेड से उतर की बाहर बारिश अब थम गई थी मगर सर्द हवाओं का सिलसिला अब भी जारी था। चले? कहाँ? जरनिकार की हरकतें से हैरान करी थी। वो उठ बैठा। चलेंगे तो पता चलेगा। वो अजहद संजीदा थी। संतान के अंदर तजस्सुस की लहर दौड़ गई। ओके चलो। अगले पल वो भी बेड से उतर आया। जरनिकार गर्म शाल लपेट के बाहर रोड पर निकल आई। संतान अजहद हैरान से इसके साथ चल पड़ा। तकरीबन 20 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक मकान के सामने रुक गए। इस जगह को पहचानते आप? अजीब सर्द से लहजे में इसने पूछा। संतान का खून जैसे इसकी रगों में मंचबंद हो गया मगर जरनिकार ने इसके चेहरे पर दूसरी नजर डाले बगैर आगे बढ़कर दरवाजे पर पड़ा लॉक खोल दिया। बिना किसी खौफ और हिचकिचाहट के वो इस तारीक मकान में दाखिल होगी। संतान को लगा जैसे इसकी टांगों से जान निकल गई। बेहद सर्द हवाओं के बावजूद इसकी पेशानी पर पसीने के छोटे छोटे कतरे उभर रहे थे। जरनिकार अब अंदर किसी हालनुमा कमरे की लाइट ऑन कर रही थी। वो वहीं खड़ा रहा। तभी वो पलटी और इसका हाथ थाम कर इसे अंदर ले आई। ये कमरा तो याद होगा आपको, मैं 2 साल यहाँ रही हूँ और इन 2 सालों में एक रात भी नींद मेरे पास नहीं आई। यहाँ इस बिस्तर से वो सामने बालकनी में पिछली रात तैयारी से शाम होते ही अजीब सी चीखों और घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ आती है। वो बोल रही थी और इसका लहजा एकदम से भरा आया। कुछ याद आया आपको? क्या हुआ था यहाँ? अब वो पलट कर सद निगाहों से इसे देखते हुए पूछी थी। संतान का जिस्म हौले से कपकपा उठा। इसके लबों पर जैसे चुप के कुफर लग गए।
क्या कसूर था इसका? सिर्फ यही कि इसने आपसे प्यार किया था, एतबार किया था, मगर आपने क्या किया इसके एतबार के साथ साथ इसकी इज्जत, मोहब्बत और शराफत की भी धज्जियां उड़ा दी। क्यों? वो चिल्लाई और संदान के जिस्म से जैसे रही सही जान भी निकल गई। किसी कटे हुए दरख्त की मानिंद बेड के किनारे पर दोनों हाथ टिकाए बैठता चला गया। पता नहीं बमुश्किल इसके लबों से निकला। ज़रनिगार की आंखें आंसू से भर आईं। आप क्या समझते हैं इंसान जो करते हैं इसके से कभी हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अच्छे और बुरे अमाल कभी पलट कर नहीं आते। क्या लगता है आपको वो जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला वो यूं ही छोड़ देगा आपको? नहीं, इंसान जब इसकी पकड़ में आता तो फिर कहीं अमान नहीं मिलती इसे। आपको भी नहीं मिलेगी। एक दिन यूं ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे आप भी, मगर कोई आप पर तरस नहीं खाएगा। अब वो चिल्लाते हुए से बद्दुआएं दे रही थी। संदान को लगा जैसे वो गहरी खाइयों के पाताल में जा गिरा हो। इसके असाब इस वक्त मुकम्मल तौर पर सून हो चुके थे। बहुत देर की खामोशी के बाद वो बोलने के काबिल हुआ, कौन हो तुम? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? सानिया को कैसे जानती हो? बहन थी मेरी, अब्बू की वफ़ात के बाद हमारे घर की वाहद कफ़ील। अल्फाज नहीं थे, कोई निश्चय था जो एकदम से इसके दिल में पेवस्त हो गया। इसके कंधे भारी पोंछते रहे दबे जा रहे थे, जबकि आंखों में सुर्खी छा गई। बहुत गहरा वार किया था इसकी तकदीर ने इस पर, और जो जवानी के नशे में चूर जिंदा जावेद धड़कते दिलों को वीरान मकबरों में तब्दील कर दिया करता था। तकदीर के इस वार पर चारों शाने चित होकर गिर पड़ा। सानिया नसीर से इसका ताल्लुक बहुत पुराना नहीं था। इसका नंबर इसके दोस्त फ़हीम के साल पे मौजूद था, जो इसने इस शॉप से हासिल किया जहाँ से वो लोड वगैरह करवाती थी। सिर्फ सानिया नहीं, बहुत सी दूसरी अच्छी घरों की लड़कियों का नंबर भी इसी शॉप वाले की मेहरबानी से लीक हुआ था। फ़हीम के बकौल सानिया बेहद मकरूर और बदतमीज़ लड़की थी। इसी ने संदान को उसका नंबर दिया कि वो इस पर ट्राई मारी, और संदान ने भी सिर्फ दोस्त की नज़र में अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए इस पर लाइन मारनी शुरू कर दी। वो एक बेहद हसास और सुलझी हुई लड़की थी। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। संदान जानता था कि ऐसी लड़कियों की अकल कैसे निकाली जाती है, लिहाजा इसने इसे बेहद इज्जत और तौकीर देनी शुरू कर दी। तब तक आयशा मलिक इसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। सानी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी। संदान को इसके घरेलू हालात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इसका गरूर खाक में मिलाना चाहता था, लिहाजा रोज़ बन संवर कर गाड़ी लेकर वो इसके पीछे निकल जाता, मगर यूं कि किसी को पता न चले और ना ही सानिया की रुसवाई हो। सानिया बहुत ज़्यादा दिनों तक इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी, क्योंकि जिस तरह के हालात से वो गुजर रही थी, इसमें एक अमीर कबीर खूबसूरत लड़के का इसके पीछे फिरना बहुत बड़ी बात थी। हर मजबूर और बेबस लड़की की तरह इसे भी अपनी मुश्किलात और मसाइब का हल किसी अमीर घराने के अच्छे लड़के से शादी करने में ही नजर आया। लिहाजा तकरीबन 3 हफ्तों के बाद पहली बार इसने इसे अपने रास्ते में खड़ा देखकर टोका था, और इसी वक्त संदान ने से कहा कि वो अगर वो उससे फ़ोन पर बात कर लिया करे तो आइंदा इसे लड़कों पर आवारागर्दी करता नजर नहीं आएगा। सानिया ने इसकी बात मान ली और यहीं से इसकी बर्बादी का आगाज़ हुआ। सानिया जैसी हसास और बेहद जिम्मेदार लड़की को मोहब्बत का ताना डालकर अगले 2 माह में ही इसने अपने काबू में कर लिया। इसकी चाहत के जवाब में वो भी इसे चाहने लगी, और जब इसे पता चला कि वो भी इसे चाहने लगी तो इसने इससे मिलने का तकाजा शुरू कर दिया। सानिया ने शर्त रखी कि पहले वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे, फिर वो इससे मिलेगी, और संदान ने बहुत टाल मटोल के बाद बिलाखिर एक औरत को पैसे देकर अपनी फर्जी माँ बनाकर इसके घर भेज दिया। बात पक्की होगी। सानिया के घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जिसकी तहकीक करता, और तहकीक करनी भी क्यों थी जब सानिया का दिल भी संदान का वकील बनकर इसके मुकाबले आ गया था। ज़रनिगार इस वक्त मैट्रिक की तालबा थी। बहन की आंखों के चमकते जुगनू इसे भी खुश कर देते। घर में एक इनकलाब से आगे वो सारी सारी रात जाकर अपनी बहन की खुशियों के लिए दुआ करती। इसे मालूम ही नहीं था कि वो गलत रास्ते से भला सही मंजिल कैसे मिल सकती है। सानिया की शर्त पूरी हो चुकी थी। संदान ने खुद को इसकी नज़रों में सुरखरू कर लिया था रिश्ता भेज के। साथ ही इसने ये भी कह दिया कि इसकी माँ एक बेहद मसरूफ सोशल खातून है, वो बार बार इनके घर के चक्कर नहीं लगा सकती, और चूँकि ये रिश्ता ख़ास इसकी पसंद पर हुआ, लिहाजा फ़ोन वगैरह पर भी अभी बात नहीं करेंगी। सानिया इस बात को समझ सकती थी संदान और इसके स्टेटस में जो फ़र्क था, वहाँ ऐसी बात गलत हो भी नहीं सकती थी। इसके लिए तो यही काफ़ी था कि संदान ने बमुश्किल से अपनी माँ को मनाकर इसके घर भेज दिया, और इसकी उंगली में संदान के नाम की अंगूठी डाल दी गई थी। इसे यकीन था वो अपनी मोहब्बत और खिदमत गुजारी से एक रोज़ इसके घर वालों का दिल जीत लेगी। इस रोज़ ट्यूशन से वापसी पर वो शॉपिंग की घर से इसे अपने साथ ले आया था। इसके दोस्त इसकी हर सरगर्मी से वाकिफ़ थे और इसे सल्यूट पेश कर रहे थे। इसी रोज़ शॉपिंग से वापसी पर पहली बार संदान ने सानिया की किस्मत पर हाथ डाला था। इसके लाख न चाहने और एहतजाज करने के बावजूद इसने अपनी ज़िद पूरी की। ये तसल्ली देकर कभी चंद रोज़ के बाद तो इनकी शादी हो ही जानी है। सानिया इस रात एक पल के लिए भी नहीं सो सकी। रात भर इसका तकिया इसके आंसुओं से भीगता रहा, और इस इधर संदान ने वो रात अपने आवारा दोस्तों के साथ अपनी जीत के नशे में चूर मौज मस्ती करते हुए गुजारी। गुनाह सिर्फ वही नहीं होता जो इंसान की हवस और ख्वाहिशत करवाती है, बल्कि गुनाह वो भी होता है जो इंसान के हालात और मजबूरियाँ से करने पर मजबूर कर दें। इस रोज़ के बाद संदान की तवज्जो और मोहब्बत में कमी आके इसकी खुद साख्ता मसरूफियात ने इसे सानिया से दूर कर दिया। दिन भर 50 कॉल्स करने वाला अब सिर्फ एक कॉल पर आ गया था, वो भी बेहद मुख्तसर। इस शख्स ने इस बेलौस मोहब्बत करने वाली खुददार लड़की की असमत की कीमत सिर्फ एक अंगूठी और चंद जोड़े कपड़े में अदा कर दी थी। जिनकी पहले ही सहल नहीं थी, अब इस शख्स ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था। ज़रनिगार सानिया की हर बात से बाखबर हो चुकी थी और इससे लड़ी भी थी, मगर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वरना जिस रोज़ पहली बार इसने संदान हसन को देखा था, इसने इसी रोज़ सानिया से कह दिया था कि वो शख्स इसके लायक नहीं है। मगर सानिया मोहब्बत की जिस सफ़र पर चल निकली थी, इस सफ़र से मुकम्मल बर्बादी तक इसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। इसकी माँ भी इसकी शादी पर जोर दे रही थी, और उधर संदान यूँ ला ताल्लुक़ हो गया जैसे इसे जानता ही ना हो।
सानिया इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। 3 माह इसी परेशानी की नज़र हो गई। स्कूल में इसकी कारकर्दगी भी पहले जैसी नहीं रही। मुसलसल सोचो परेशानी के सबब ट्यूशन के 2-3 घर भी इसके हाथ से निकल गए। एक के बाद एक मुश्किल थी। तभी एक रोज़ तबीयत खराब होने पर इसे पता चला कि वो उम्मीद से है। सर पर आसमान कैसे टूटता है इस रोज़ इसे पता चला। जरनिगर इस वक्त इसके साथ थी और इसकी आंखों के सामने भी जैसे अंधेरा छा गया। हर लम्हा इन दोनों बहनों की फिक्र में घुलती मजबूर माँ का चेहरा इसे पिलक पिलक कर रोने पर मजबूर कर रहा था। सानिया ने अपनी सफाई पेश की मगर इससे नफरत से इसने मुंह फेर लिया। संदान हसन के साथ साथ इसे अपनी बहन से भी बेहद नफरत और कराहियत महसूस हो रही थी। शायद इसकी नफरत ने सानिया को संदान से लड़ने पर मजबूर किया और इस रोज़ वो इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जहां से इसे संदान के बाप के ऑफिस का पता मिला। इसने संदान को धमकी दी कि अगर इसने इसे कबूल ना किया तो वो उस यूनिवर्सिटी में सबको बताने के बाद इसके बाप के ऑफिस पहुंच जाएगी, और यही वो धमकी थी जिस पर संदान ने इसे जल्दी शादी की हामी भर ली थी। इसने कहा कि फिलहाल इसके माँ बाप इसकी शादी के लिए राजी नहीं है, ताहम वो इसे कोर्ट मैरिज कर लेगा। वो इसके लिए इसे तावन करना होगा। मुश्किल और मुसीबतों में घिरी सानिया के लिए तसल्ली भी बहुत बड़ी थी, लिहाजा इसने एक मरतबा फिर धोखे की सीढ़ी पर कदम रख दिए। संदान ने इसे बताया कि इसका एक दोस्त मरी में रहता है, वहाँ इसका अपना ज़ाती घर है, वो इसी दोस्त के पास जाकर निकाह कर लेते। वापसी पर सबको निकाह का बता देंगे। सानिया मान की मगर इसे अपनी माँ और बहन की फिक्र थी। वो जानती थी कि अगर इसने अपनी माँ और बहन से ये बात शेयर की तो वो कभी भी इसे संदान के साथ दूसरे शहर जाने नहीं देंगे, मगर इसके लिए इस वक्त संदान पर एतबार करना और उसके साथ निकाह के बंधन में बंधना बहुत ज़रूरी था। जो नादानी वो कर बैठी थी, इस नादानी को ज़्यादा दिन तक छुपाना इसके लिए मुमकिन नहीं था, और इससे पहले कि सारी दुनिया इस पर और इसके घर वालों पर थू थू करती हुई इस नादानी को संदान के जायज़ रिश्ते का नाम दे देना चाहती थी। लिहाजा इसने झूठ का सहारा लिया और घर में ये कहकर इसके बहुत करीबी दोस्त और कलीग की शादी जिसमें स्कूल का सारा स्टाफ मौजूद है, लिहाजा इसका जाना भी ज़रूरी है। अपनी दानिश में अपनी माँ और बहन को मुतमिन कर दिया, मगर खुद इसका अपना दिल मुतमिन नहीं था। मगर एक बहुत बड़ी तबाही से खुद को बचाने के लिए इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और फिर हार की। संदान ने कहा कि घर से इसे अपने जिस दोस्त के फ्लैट पर लेकर गया, वहाँ इसके 3 other दोस्त पहले से इसे भंपोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। संदान सारे रास्ते इनसे राब्ते में रहा और सानिया के सामने निकाह से मुतल्लिक बातें करता रहा। कभी मौलवी साहब के पहुँचने का पूछता, कभी गवाहों के लिए दोस्तों का पूछता कि सब पहुँच गए या नहीं। पूरे रास्ते इसने सानिया से कोई बदतमीजी नहीं की, मगर मरी पहुँचने के बाद इस मकान के अंदर इसने और इसके दोस्तों ने क्या किया नहीं किया इस मासूम लड़की के साथ वो आज भी सोचता था तो इसकी रूह कांप जाती थी, मगर इस वक्त इसे कोई एहसास नहीं था। पूरे 3 दिन सानिया नसीर इस घर में और इसके दोस्तों के साथ रही थी, और चौथे दिन वो इसे इसी घर में बेहोश छोड़कर वहाँ से निकल आए थे। इसने सानिया से कह दिया कि अब अगर वो चाहे तो इसके बाप के ऑफिस जाकर इसकी शिकायत कर सकती है, मगर इसे चुप लग गई थी। वहाँ इस घर से कब और कैसे निकली वो नहीं जानता था, मगर इसे इतना ज़रूर पता चला था कि सानिया ने इसी मकान में खुदकुशी कर ली थी। संदान के महमा गुमान में भी नहीं था कि वो कभी इस लड़की की बहन से शादी करेगा। कितना बड़ा मजाक किया था तकदीर ने इसके साथ को अपनी बीवी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। जरनिकार अब चेहरा धोने के बाद इसके करीब आ बैठी। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहन को ना सिर्फ इसलिए इस जिल्लत की मौत दी कि वो एक मजबूर और बेआसरा लड़की थी, मगर मैं मजबूर और बेआसरा नहीं हूँ। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ये घर अब मेरी मलकियत है। तुम देखना संदान हसन कि सानिया नसीर की बहन तुम्हारी ज़ौजियत में तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। वो इसे धमकी नहीं दे रही थी, मगर इसका लहजा इतना सख्त था कि वो इसे बेबस निगाहों से देखता रह गया। इस रोज़ रात में से अपनी माँ से पता चला कि जरनिगार से इसकी शादी 1.5 करोड़ रुपए के हक महर के एवज हुई थी। सिर्फ आयजा से छुटकारा पाने की जल्दी में उन्होंने जरनिगार की तरफ से हर तरह की शर्त को कबूल किया था। वो ये सब ना भी करती तब भी वो इसे छोड़ने वाला नहीं था। जो गुनाह से सरजद हुए थे अब ये लाजम था कब इनकी सजा पाता। मरी में इसके क्याम का वो दूसरा दिन था जब शदीद जहनी इंतशार के सबब वो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इसके रीढ़ की हड्डी पर गहरी ज़रब आई। अजीम साहब और नफीसा बेगम तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। पूरे 3 दिन आईसीयू में दिन रात डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद चौथे रोज़ इसे होश आया, जब से जैसे एक मुस्तकिल चुप इसके होंठों पर जमकर बैठ गई। ऐसा तो होता फिर ऐसे कामों में। इस बंदे का अंजाम सही हुआ। इसके पहाड़ जो हुआ ना, इसने उस लड़की के साथ सही नहीं किया। इसने जो उसके साथ जुल्म सितम की इंतहा किया ना, तो फिर आप ही छित्तर ही बजने सी, आप जुतियां ने हार ही पैने सी। अब गुजार अपनी क्या मोहताजाना ज़िंदगी। आयशा की शादी की तारीख फिक्स हो गई थी। घर में आजकल सवाई इसकी शादी के कोई दूसरा मौजू नहीं था, लिहाजा इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। घर वालों ने इस पर मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर से कोई भी कॉल करने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी थी। ऐसे में सिर्फ रह रहकर संतान का ख्याल आता था कि वो कहाँ होगा, कैसा होगा। बेबसी थी। इसके बस में होता तो वो गाँव जाकर इस पेंडू शख्स का गला घोंट आती जो इसकी मर्जी के बगैर इससे शादी के ख्वाब देख रहा था। अभी ये अजियत बाकी थी कि इस रोज़ इसकी क्लास पर लोग घर पर इससे मिलनी आई चली आई। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद इसने आयजा से कहा, आयजा सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी संतान की शादी नहीं हो रही। जिस तरह तुम इसके साथ और वो तुम्हारे साथ सीरियस थे, हमें लगता था कि तुम दोनों ज़रूर शादी करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तकदीर हमारे ताबे नहीं होती सादिया, वरना संतान ने तो अपने घर वालों को भेजा था। अच्छा फिर क्या मेरे घर वाले नहीं माने? सादिया की हैरत पर सब बहुत यासियत से इसने इसे इतला दी। तभी वो बोली थी, ओह शायद इसीलिए वो सानी की बहन से शादी पर मान गया होगा। क्या मतलब यार कल इसकी शादी हुई है सानी की बहन के साथ। क्या तुम्हें नहीं बताया इसने? कोई जिस्म से रुख ऐसे खींच कर निकालता आयशा ने इस वक्त जाना। नहीं मेरी बात नहीं हुई इससे। बहुत मुश्किल से सुना साहब के साथ वो बोल पाई। सादी से देख कर रह गई।
कमाल है, सारी यूनिवर्सिटी फेलोज को पता है कि असल में वो अब्रॉड गया हुआ था ना, कल शाम ही वापसी हुई है इसकी, और रात निकाह और रुखसती की तकरीब भी हो गई। बहुत प्यारा लग रहा था, मगर इसकी बीवी इससे भी ज़्यादा प्यारी है, मत पूछो यार, कल वो दुल्हन बनकर कितना गजब ढा रही थी। बिना इसकी दिली हालत की परवाह किए वो इसे पूरी रिपोर्ट दे रही थी, और इधर आयजा को लगा जैसे वो ज़मीन में धंसती जा रही हो और इस पर मलबा गिरता जा रहा हो। सानी को तो जानती हो ना तुम, वही बेचारी गरीब टीचर जिसे जंदान उसके दोस्तों ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। इसी की बहन है जरनिकार, जिसके साथ इसकी शादी हुई है। वो एक नई इत्तला थी जिसने बेसाख्ता चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या कह रही हो, संतान ने ऐसा कुछ नहीं किया? वो तो यही कहेगा, मगर जिस पर ये क़यामत टूटी थी इसने खुद रो रो कर अपनी बहन को वो सारी दास्तान सुनाई थी। सुना है कि इसके घर भी संतान ने किसी औरत को फर्जी माँ बनाकर भेजा था, और बाद में इस बेचारी लड़की को इतना जलील किया कि इसने खुदकुशी कर ली। खुदा का वास्ता आयजा, अब इस जादूगर के शहर से निकल आओ। इसने वाकई तुम्हारे साथ भी चीट किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो तुमसे पहले सैकड़ों लड़कियों के साथ कर चुका है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो किसी सूरत सानिया की हसीन और जमील बहन के साथ शादी ना करता। तुम तो जानती हो वालिदैन का इकलौता बेटा, भला इसकी मर्जी के बगैर इसके माँ बाप कहीं और शादी कर सकते हैं? सादिया इसकी बेहद मुखलिस दोस्त थी, और वो इसे अब भी वही सब कह रही थी जो पिछले 2-3 साल से कहती आ रही थी। मगर इससे पहले आयजा ने कभी से संतान के बारे में एक लफ्ज़ भी कहने की इजाज़त नहीं दी थी। वो कुछ बताना चाहती भी थी तो वो गुस्से से टोक देती, मगर आज उसे टोक नहीं सकी। सुना साहब के साथ दिल पर टूटने वाले तूफान ने इसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो इसे टोक सकती। इसी वक्त सादिया के जाने से पहले ही इसने के सेल से इसे कॉल किया। फिर कई बार की कोशिश के बाद जब संतान ने इसकी कॉल पिक की और आयजा ने पुछते हुए धड़कते दिल के साथ इसे शादी की मुबारकबाद दी, तो इसे यकीन था वो रो पड़ेगा और इसे बताएगा कि ऐसा नहीं है, मगर इसका यकीन टूट गया। संतान ने बहुत नॉर्मल लहजे में सादे की इत्तला की तस्दीक की थी। आयजा को लगा इसकी दुनिया ख़त्म होगी। इस रात वो बहुत रोई और इससे अगली रात ऐना के रोने की पारी थी। दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही थी। मरीना बेगम ने नमाज की नीयत कर रखी थी, जबकि आयजा को आसिया बेगम और शगुफ्ता बेगम अपने साथ बाजार ले गई थी। ऐना अपने बेटे को सुलाने के बाद अभी किचन में बर्तन धोकर फारिग हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो किचन से निकल आई। दिन ढल रहा था, इसने गीले हाथ दुपट्टे से खुश करते हुए बिना पूछे पहुंचे दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। बाहर खड़े ऊंचे लंबे शानदार मोहित हसन की नज़र इस पर पड़ी। वो पहली नज़र में इसे पहचान ही न सकी, तभी जल्दी से गेट की ओट में होगी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। बाहर गेट पर खड़ा होकर फरमाता, अच्छा नहीं लगूंगा, अगर आपको कोई मसला दरपेश ना हो तो मैं अंदर तशरीफ़ ले आओ। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। वो इसकी बेतकल्फ़ी पर घबराई तो गई, तभी वो मुस्कुराया। कमाल है, आपने मुझे नहीं पहचाना? जाइए जाकर अम्मी से कहिए को भेजिए, वो माँ है, वो पहचान लेगी। ओह सॉरी, आइए प्लीज़। अगले पल वो अच्छी खासी शर्मिंदा होगी। मोहित छुपकर अपना बैग उठाता घर के अंदर चलाया। ऐनी सी लम्हे नमाज पढ़ती मरीना बेगम ने सलाम फेर कर मोहित को आते देखा तो गोया जिंदगी के सारे रंग इनके चेहरे पर आ ठहरे थे। भागकर उठते हुए इन्होंने इसका मुंह चूमा था। मोहित मेरे बच्चे, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। पागलों की तरह से चूमते हुए अपनी ममता का इजहार कर रही थी। मोहित की आंखें भर आई। बेहद अकीदत से इनके हाथ थामते हुए इसने चूम लिए थे। बस कर अम्मी, धूल मिट्टी से हटे हुए मुंह को इतना ना चूमे, जुकाम हो जाएगा। इसकी तबीयत में जिंदा दिली थी। मरीना बेगम मुस्कुरा दी। हो जाने दो, चलो तुम बैठो, मैं यहाँ में शुक्राने के नफल अदा कर लूँ। कर ले, मेरे लिए भी कोई अच्छी प्यारी सी लड़की मांग लीजिएगा, बास ना अपनी हरकतों से। वो फिर मुस्कुराई। ऐना मोहित सर पर हाथ फेर कर आ गया। ऐना किचन में आई तो वो इसके पीछे किचन में चला है। कैसी हो ऐना? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बल्कि ठीक ठाक हूँ, तभी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। फ्रिज खोलकर इसने खुद ही सेब निकाल लिया। ऐना रुख मोड़ कर खड़ी होगी। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आप खासे सेहतमंद हो गए, इसलिए पहली नज़र में नहीं पहचान सकी। फूफा जी कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं, इनकी मिसेस तुम लोगों ने 25 सालों से इधर बिठाया हुआ। वो बहुत शार्प माइंडेड था। ऐना चुप करके, चलो आप चाय बना कर लाओ, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। अगले ही पल इसकी खामोशी पर इसने कहा और किचन से बाहर निकल गया। ऐना ने बेख्तियार ठंडी सांस भरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी रोज़ राज में आजम मलिक साहब ने बहुत शिकस्त अंदाज में खाने की मेज़ पर सबको बताया। रियान इस लड़की जर्नीला और उसके बच्चों को लेकर कहीं रूपोश हो गई। इसने झूठ बोला था प्लॉट जाने का, वो यहीं इसी मुल्क में, और इस लड़की का शौहर भूखे कुत्ते की तरह इन दोनों की तलाश कर रहा है। क्या सबको शौक लगा, मगर ऐना के हाथ से रोटी छूट करके टेबल पर गिर पड़ी। भाईजान सच कह रहे हैं, हमें आज ही ऑफिस के एक बहुत जिम्मेदार बंदे ने ये सब बताया। अब आप लोग दुआ करें ये बात गाँव तक न पहुँचे, वरना साख तो ख़राब होगी, साथ ही आज तक रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। मौसम साहब भी बेहद परेशान थे। मोहित वहाँ नहीं था, वो अपने किसी करीबी दोस्त की तरफ निकला हुआ था, वरना शायद इस वक्त वो ये बात घर वालों से ना करते। ऐना की आंखें फौरी आंसुओं से भर आई। इसे लगा जैसे नवाला इसके हलक में फंस रहा हो। तभी वो बिना किसी की तरफ देखे वो उठी और फौरन डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। मैं रख जाऊंगा अपनी धड़कनें इस खाली कमरे में, खामोशी से इन्हें सुनना, कभी तहरीर कर लेना। हवा जब खिड़कियों पर दस्तकें दे, रोशनी झांक के किसी कागज़ पर मेरी याद को तहरीर कर लेना। ये सारे काम मुश्किल हैं, ये सब तुम कर ना पाओगी। ना खुद को प्यार में मेरे कभी जंजीर कर लेना। उड़ा देना मेरी सब धड़कनों को, खोलकर खिड़की से निकल जाना कहीं बाहर, किसी बाजार में, लोगों के रेले में, जहाँ बस शोर हो, हंगामा हो, एक भीड़ हो बेकाबू लोगों की। सुनो, ये कमरा छोड़ जाना और मेरी यादों के इस आसेब जंगल में कभी वापस ना आना। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। प्यास की शिद्दत से बेहाल आयज़ा की आँख खुली तो इसका पूरा वजूद तेज़ बुखार में चल रहा था। पिछली 2 रातें मुसलसल जाग कर रोने के बाद आज मुश्किल से नींद आई थी। पानी की तलब में वो बेड से उठी और फिर चकरा कर गिर पड़ी। कमरा रोशन था, मगर इसके बावजूद इसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ 10 दिन रह गए थे इसकी शादी में, मगर इसे लग रहा था गुजरता हर लम्हा जैसे इसे मौत की तरफ धकेल रहा हो।
जैसे 10 दिन बाद वो ससुराल कब्र में जा रही हूँ। संतान हसन की खैर मतवक्का वफ़ाई के बाद अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कोई इस कदर जल्दी इस शादी को ज़हनी तौर पर कबूल कर सकती। नतीजा इसके तेज़ बुखार की सूरत में निकला जो अगले चंद रोज़ में टाइफाइड में तब्दील हो गया और तभी मजबूरन इसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। ऐन 2 रोज़ कबल इसकी हालत के पेश नज़र इसकी शादी मुलतवी कर दी गई। ज़ईम को इसके सारे हालात का पता था। गांव में होकर भी इसे इसकी पल पल की रिपोर्ट मिलती रहती थी। ये वही था जिसने संतान हसन का सारा बायोडाटा निकलवा कर इसकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल छानबीन की थी। और तभी से संतान की ज़िंदगी के एक बदनसीब किरदार सानिया नसीर और उसकी बहन ज़रनिगार का पता चला। शहर में ज़रनिगार तक रसाई और फिर से संतान हसन से शादी पर राज़ी करने वाला वही था। ज़रनिगार का मकसद सिर्फ संतान की बर्बादी था, इसे इंतकाम लेना था और ज़ईम ने इसे यकीन दिलाया कि वो इस मामले में आखिरी हद तक इसे सपोर्ट करेगा। वो नहीं जानता था वो ये सब क्यों कर रहा, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि इसके लिए आयशा मलिक की ज़ात से दस्तबरदार हो जाना इतना आसान नहीं था। वो इसकी मोहब्बत नहीं थी, ना ही इसके लिए दुनिया की आखिरी लड़की थी, मगर फिर भी वो हर सूरत इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, चाहे इसके लिए इसे किसी भी हद तक जाना पड़ता, क्योंकि पहले वो सिर्फ इसके माँ बाप की ख्वाहिश थी, मगर अब इसके लिए ज़िद बन गई थी। कमरे में गंभीर खामोशी का राज था। ज़रनीला के दोनों बच्चे बाप की आगोश में सो चुके थे, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रेहान मलिक के प्यार की शिद्दत और इसकी तलब ने इसे बेकरार कर रखा था। अभी 3 रोज़ कबल वो अपने शौहर के हाथों पकड़ी गई और ज़िंदगी में पहली बार इसने इसे बहुत मारा था। वो बूढ़ा हो चुका था, मगर फिर भी इसके बाजू में बहुत ताकत थी। ज़रनीला की हर नादानी से बाखबर होकर भी इसने कभी इसे तकलीफ नहीं दी। वो खूबसूरत नहीं था, इससे इस बात का एहसास था, मगर इसने ज़रनीला के मुश्किल हालात में इसके घर वालों की मदद करने के बाद इसकी रजामंदी से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो बहुत ज़्यादा हसास और ज़िम्मेदार इंसान था। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत और तन्हाई ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, मगर अब भी इसके नाम और दौलत की वजह से बहुत सी लड़कियों से शादी की ख्वाहिशमंद थी। ताहम इसने ज़रनीला के सिवा कभी किसी की तरफ नाक उठा कर नहीं देखा। वो एक सुलझ और ईमानदार शख्स था। इसे ज़रनीला के साथ साथ अपने दोनों बच्चों से भी बेतहाशा मोहब्बत थी। सिर्फ इनके सुकून के लिए इसने कभी ज़रनीला से झगड़ा नहीं किया, मगर इसके बावजूद वो इससे खुश नहीं थी। और क्यों खुश नहीं थी वो जानता था, मगर अपनी सूरत को बदलना इसके इख्तियार में नहीं था। वो इसकी इज्जत करता था, इसे ज़िंदगी की हर खुशी देने की पूरी कोशिश की थी इसने। इसके बावजूद ज़रनीला ने चोर रास्ते तलाश कर लिए थे। बेशक वो इन औरतों में से थी जिनकी ख्वाहिशात और हवस की कोई हद नहीं होती। जिस रात वो घर से भागी थी, इस रात वो बहुत रोया था। इसे अपने बच्चे बहुत याद आ रहे थे। वो ज़रनीला की नादानियों की वजह से अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता था। इसे अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और शानदार मुस्तकबिल देना था। तभी ज़रनीला की बाजियाबी के बाद इसने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा। इस रात सोने से पहले इसने ज़रनीला को बताया कि वो बाहर सेटल हो रहा है और इस बार ज़रनीला बच्चों के साथ हमेशा के लिए इसके साथ रहेगी। तभी वो बेचैन होकर आएगी। पहले की बात और थी, मगर अब वो रेहान के इतने करीब आ चुकी थी कि इससे जुदाई का तसव्वुर इसके लिए मौत के मुतरादिफ था। रेहान ने इससे कहा कि वो अदालत के ज़रिए अपने शौहर से तलाक ले ले, मगर वो जानती थी कि तलाक इस मसले का हल नहीं। अफ़ान के इस पर और इसकी फैमिली पर बहुत एहसानात थे। खुला की सूरत में से अफ़ान की मेहरबानियों के साथ साथ अपने घर वालों से भी हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ते। यही नहीं बल्कि इसका हक महर और बच्चे भी इसे छीन जाते, जबकि वो किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहती थी। सारी रात सोच सोच कर बिलाकर वो इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इसे अपने ख्वाबों को पाना है तो फिर अफ़ान नाम के आसेब से छुटकारा हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तभी इस रात बहुत सोच और बेचारगी के बाद इसने बेहद खामोशी से धड़कते दिल के साथ अपनी मखरूती उंगलियों से किसी का नंबर डायल किया। अगली सुबह मामूल के मुताबिक हुई। ज़रनीला किचन में थी और अफ़ान नाश्ते के टेबल पर मौजूद बच्चों के साथ गपशप कर रहा था। इसके दोनों बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। ज़रनीला ने नाश्ता लाकर इसके सामने रख दिया। रात से एक मुसलसल चुप इसके लबों पर डेरा डाले बैठी थी। अफ़ान ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और फ़ौरन जान गया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बमुश्किल वो मुस्कुराई। हालांकि जानती थी कि अफ़ान की गहरी नज़रें इसका चेहरा देखकर इसके अंदर का हाल जान लेती थी, मगर आज इसकी शिद्दत ख्वाहिश थी कि वो इसका चेहरा देखकर इसके अंदर का हाल न जाने। फिर तभी फ़ौरन रुख फेर गई। वैसे ये ज़रनीला जैसी औरतें होती है जिनमें वो कहते नहीं कुत्ते ने खीर नहीं पच दी थी, इंदा भी ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ कि इज्जत नहीं रहा सारी। इंदा सी कि उत्थे गंद दे विच रहिंदी, अपनी गुरबत में पिसती रहती। जहाँ पे ये थी इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा था, ये वहीं पे रहती तो इसने सेट रहना था। इन्हों औकात तो बद के मिल गया तो उन्हें पच नहीं रहा। क्या तुम डिस्टर्ब हो रात वाली बात की वजह से? अफ़ान से नाश्ता करना मुश्किल हो गया। हाँ, मगर क्यों? लड़की तो बाहर जाकर रहने के ख्वाब देखती हैं, मैं नहीं देखती। तो देखना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जानती हो मैंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इतनी मेहनत की और अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकूं। मगर मैं और बच्चे यहीं खुश हैं। अफ़ान, मैं खुश नहीं हूँ। कई दिन तुमसे और बच्चों से दूर, घर से बाहर जैसे मैं रहता हूँ मुझे पता है। वो ज़रा सा खफा हुआ ज़रनीला गहरी सांस भरकर उठ गई। ओके, बच्चों को स्कूल से देर हो रही है, ठीक है शाम में बात होगी। नाश्ता अधूरा छोड़कर वो भी उठ खड़ा हुआ। इसके दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे। अफ़ान कमरे से चंद फाइल्स उठाकर जैसे घर से बाहर निकला, किसी ने अचानक इस पर फायर खोल दिया। अंदर डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी ज़रनीला ने गोली की तड़तड़ाहट और अपने बच्चों की चीखने की आवाज़ें सुनी। इसके आंख से एक आंसू का एक कतरा निकला और गिरेबान में चसप हो गया। अफ़ान अहमद को इस पर अंधा एतबार था। जो अंधा एतबार करते हैं इन्हें अपने हिस्से की ठोकर तो खानी पड़ती है। आख तेरी लानत, तेरी ज़िंदगी तेरी लानत ज़रनीला। कोई नहीं ज़रनीला बीबी, तू ये थोड़ी भुगत के जाएंगी। अफ़ान अहमद सिद्दीकी की वफ़ात को वो तीसरा दिन था जब रेहान ज़रनीला से मिलने इसके घर आया। इसके बच्चे घर पर नहीं थे, तभी रेहान को सामने पाकर फ़ौरन से लिपट गई।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जनीला, मैंने मना किया था तुम्हें कि तुम इसकी जान नहीं लोगी। बरहमी से कहते हुए इसने जनीला को खुद से अलग किया। मैंने इसकी जान नहीं ली, वो टारगेट किलिंग का शिकार हुआ। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है मुझे पाने के लिए तुमने खुद ये दीवार गिराई है। हाँ गिराई है, फिर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, और वो मुझे हमेशा के लिए ब्रॉड ले जा रहा था। तो ये बात तुम मुझसे शेयर तो कर सकती थी, शेयर करती तो तुम क्या करते, रोक लेते इसे, वो रुकने वालों में से नहीं था। फिर भी तुम्हें इसकी जान ही लेनी चाहिए थी। रेयान तुम्हें इसका दुख है, मेरी कोई परवाह नहीं, मैंने तुम्हारे इश्क में पागलों को जाने क्या क्या किया। फ़ौरन वो आंखों में आंसू भर लगी। रेयान को अपना गुस्सा ठंडा करना पड़ा। बहुत अहमक लड़की हो तुम, कसम से, जैसी भी तुम मेरा हवाला हो। अगले पल वो फिर इसके बाजू से लिपट की वो गहरी सांस भर कर रह गया। बच्चे कहाँ हैं? अकेडमी भेजा ज़बरदस्ती, वरना रो रो कर इन्होंने मेरे सर में दर्द कर दिया था। अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? वो सोफे पर बैठ चुका था। जनीला इसके पहलू में इसके कंधे पर सर टिकाए कर बैठ गई। मेरी प्लानिंग तुम जानते हो, जैसे ही मेरी इद्दत खत्म होती है हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। और बच्चे, क्या वो इतनी जल्दी मुझे अपने नए बाप के रूप में कबूल कर लेंगे? मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वो तुम्हें तो कबूल करते हैं या नहीं, मुझे सिर्फ अपने दिल की परवाह जिसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। तुमने कहा था ना कि निकाह के बगैर हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो अब निकाह में क्या रुकावट है? बच्चे वैसे भी बोर्डिंग में भिजवा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को बोर्डिंग भिजवा दो, मैं भी एक दोस्त की मदद से अपना अलग कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। उसकी कुर्बत में मदहोश हो रही थी। रेयान को ना चाहते हुए 20 रात इसके घर में रुकना पड़ा, और फिर जैसे ही इसकी इद्दत खत्म हुई दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी रचा दी। जनीला के दोनों बच्चे ताहाल बेहद चुप चुप और सहमे हुए दिखाई देते थे। इसका बेटा 12वीं साल में जा रहा था, जबकि बेटी अभी 8वें साल में थी। रेयान जब भी बच्चों के सामने आते से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती। दोनों बच्चों की आंखों में इसके लिए खफकी और नफरत का सर्द सा एहसास वाज़ा होता था। तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती कि वो बच्चों का सामना ना करे। ताहम जनीला को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। रेयान को पाने के बाद वजह से हवाओं में उड़ने लगी थी। खुद रेयान ने भी अपना तन मन धन इस पर वार दिया। फ़कत चंद दिनों में इसने इसे इतना प्यार और खुशियाँ दी कि इसकी पिछली सारी महरूमियों का अज़ाला हो गया। घर में अभी किसी को भी इसकी नई मसरूफियात की खबर नहीं थी, ना ही इसने खबर होने दी। वो घर से अब्रॉड जाने का बहाना करके निकला था और जनीला के साथ कराची से इस्लामाबाद आ बसा, जहाँ हर दिन इन दोनों के लिए ईद और हर रात शब बारात थी। जनीला के दोनों बच्चे बोर्डिंग में थे, लिहाजा इनकी फिक्र भी नहीं थी। वक्त जैसे पड़ लगा कर उठ रहा था। बहुत दिनों के बाद इस रोज़ वो अपने न्यू बिज़नेस पार्टनर की तरफ से कारोबार में धोखे के बारे से घर याद आया, और वो जनीला को बताकर इस रात कराची चला है। शब के 12:30 बजे का टाइम था जब इसकी गाड़ी अपने घर के अंदर दाखिल हुई। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर लॉन के लाइट्स ऑन थे। वहीं आज़म मलिक साहब बेहद शिकस्ता से बैठे जाग रहे थे। रेयान को कतई अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त इसका सामना इनसे होगा, तभी वो थोड़ा नर्वस हो गया। अस्सलाम वालेकुम पापा। आज़म साहब इसे देखकर चौंके। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ? जी अभी घंटा पहले आया हूँ। अम्मी कैसी हैं? मर गई? व्हाट? हाँ, जो माँ तुम जैसे नाफरमान नाखलफ बेटों को जन्म देती हैं वो वक्त से बहुत पहले मर जाती हैं। पापा आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका दिल बेहद ज़ोर से धड़का, मगर आज़म मलिक साहब ने दोबारा नज़र उठाकर इसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो इस वक्त बेहद निढाल दिखाई दे रहे थे। जहाँ से आए वहीं वापस चले जाओ रेयान, क्योंकि अब इस घर के दर दीवार के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर क्यों? बड़ी मुश्किल से इसके हलक से ये सवाल निकला। आज़म साहब मलिक साहब की आंखों के गोशे भीगने लगे। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर चुका हूँ। व्हाट? मगर क्यों? एकदम से ज़मीन जैसे इसके पैरों तले से खींच ली गई। आज़म मलिक साहब के चेहरे की सुर्खी में कोई फ़र्क नहीं है। इस क्यों का जवाब कभी खुद से पूछना, क्योंकि मेरा जवाब शायद तुम्हें इतना शर्मिंदा ना कर सके। मगर बात क्या हुई? मैं अब्रॉड था, आपको बता कर गया था। तुम्हारी अब्रॉड की कहानी मैं 2 हफ्ते पहले ही जान चुका हूँ। क्या मतलब? पापा प्लीज़ आप खुलकर बताएं, आखिर बात क्या है? इस पर तफक्कर से पूछते वो घुटनों के बल ज़मीन पर इनके सामने बैठ गया। आज़म साहब की आंखों के गोशे में झलकने वाली नमी अब गालों पर बहने लगी। वो बोले तो इनका लहजा बेहद शिकस्ता था। खुलकर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेराह रवि और सगे रिश्तों के साथ बेवफाई के जुर्म में अपने दिल, अपने घर और अपने कारोबार से आग कर दिया। यही नहीं बल्कि तुम मेरे जीते जी दोबारा ना कभी इस घर में कदम रखोगे और ना ही मेरे मरने के बाद भूले से भी मेरे जनाजे को कंधा दोगे। आज के बाद समझ लेना, इस घर के मकीन तुम्हारे लिए मर चुके हैं। वो लड़की जो तुम्हारे लिए अपने शौहर को ठिकाने लगा चुकी है, मत भूलो कि मैं इससे बाखबर नहीं हूँ। दुनिया जाने या ना जाने, मगर मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम्हारी इस बदबख्त लड़की ने अपनी दुनिया आखिरत तबाह किया। वो आग जिसकी लपेट में लाखों मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ आए, इस आग ने मेरे बेटे को ईमान को भी निकल लिया। इस बेटे को जो शादीशुदा एक अदद बेटे का बाप है, मुझ पर लाजिम है कि मैं तुम्हें कोड़े मारूँ, संसार करूँ, मगर मेरे बुढ़े वजूद में भी इतनी हिम्मत नहीं ली। सो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ते मैं तुमसे लाताल्लुक़ हो रहा हूँ। आई एम सॉरी अब्बू, मगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ। तबाही और बर्बादी का ये रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना है, मैं इसमें तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हूँ। अब्बू ऐसी लड़की है ना ही मेरा इसके साथ कोई गलत ताल्लुक है। वो मेरी बीवी है अब्बू, निकाह किया हम दोनों ने कोर्ट में। आप एक बार इसे मिले तो सही। मैं लानत भेजता हूँ इस पर और इसके साथ ही तुम पर भी। उठो, दफ़ा हो जाओ इस यहाँ से, इससे पहले कि किसी की आंख खुले वो तुम्हें यहाँ देखे। रुख फेरते हुए इस पर जिस हकारत से इन्होंने कहा, रेयान लब फेंच कर रह गया। जाओ जाकर इस तवाइफ के साथ अपने दिल की खुशियाँ पूरी करो, मगर जाने से पहले मेरी बेटी को आज़ाद कर जाना। एक और थप्पड़, एक और धचका, वो हैरानी तो रह गया। व्हाट? अलीना की तलाक की बात करो, तुम इसके काबिल नहीं हो। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं,
ये मेरा और इसका मामला है। वो आप कौन होते हैं मुझे इसकी तलाक का मुतालबा करने वाले? वो भी इन्हीं का बेटा था, बेहद ज़िद्दी और खुदसर, तभी वो बोले थे। बाप हूँ इसका, वो जालिम बाप जिसने बिना इसकी राय लिए तुम जैसे नालायक बेटे के साथ ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा दी। तो ये आपको तब सोचना था। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अलीना को तलाक नहीं दूंगा। नाइट अटल गुस्ताखाना लहजे में कहते वो फ़ौरन वहाँ से उठ खड़ा हुआ। फिर इससे पहले कि आज़म साहब इससे कुछ कहते, वो बड़े बड़े कदम उठाता अलीना के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो बेखबर सो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी आंख खुली थी। रियान बस इस एक नज़र की तरफ देखा, फिर आहिस्ती से अपने बेटे को इसके पहलू से उठा लिया। अलीना खामोशी से देखती रहेगी। वो लाउंज पे पहुंचा तो सिर्फ एक लम्हे के लिए आज़म मलिक साहब के पास रुका। अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ मैं, आप मुझे अपनी जायदाद से आग कर सकते हैं, मेरी अपनी औलाद से नहीं। आज़म साहब को इससे ऐसे ही दाम की तौक़ा थी, तभी वो गुस्सा हुए थे। तुमसे ज़्यादा इस बच्चे पर लीना खाकर वापस करो इसे, हरगिज़ नहीं, आप मुझे मेरे बेटे से महरूम नहीं कर सकते। बेहद खुदसर लहजे में कहते वो फिर वहाँ ठहरा नहीं। पीछे आज़म मलिक साहब इसे आवाज़ें देते रह गए। अलीना किसी अनहोनी के ख्याल से नीचे आई तो रियान बैरूनी गेट पार कर चुका था, जबकि आज़म मलिक साहब इसके पीछे थे। वो लपक कर गेट के करीब आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रियान गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल चुका था। वो हक्का बक्का सी देखती रह गई। तायब मेरे बेटे को इस वक्त रंज की शिद्दत से इसे जुमला भी पूरा नहीं हुआ। आज़म मलिक साहब ने पलटकर खामोशी से इसका सर अपने कंधे पर लगा लिया। परेशान मत, तो सुबह तक वापस ले आएगा। अपनी दानिश में उन्होंने तसल्ली दी थी, मगर वो सुबह फिर कभी नहीं आई। इसी रात कतई ऑफ मोड के साथ रश ड्राइव करते हुए रियान ज़बरदस्त एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसमें इसका बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का था मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि इसका निचला धड़ मुतासिर हो गया। इसने होश में आने से पर अपने घर वालों की वजह से नीला को कॉल करवाई। फिर इसी ने इसे बताया कि रात एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो चुका था। ज़िंदगी में हादसात होते हैं और वक्त की गर्द तले दब कर रह जाते हैं, मगर कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो इंसान को रेत का ढेर बना छोड़ते हैं। साल पर साल गुजरते जाते थे, मगर इन हादसात से मिलने वाले ज़ख्मों पर कभी खरीद नहीं आता। ऐसा चुप का कुफल लगता है कि लबों पर के इंसान चाहे भी तो लफ्ज़ ज़ुबान से अदा नहीं होते। कुछ ऐसा ही रियान मलिक के साथ हुआ था। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अलीना के साथ फिर गलत हुआ कि उसका बेटा भी बीच में गया। एने तो बहुत चंगा है, अभी अपाहिज और मुहताजा वाली ज़िंदगी गुजारे। बहुत अच्छा हुआ। संदान हसन के साथ भी बहुत अच्छा हुआ और इस बंदे के साथ भी बड़ा अच्छा हुआ। मुझे ये दोनों बंदे जहर लगते थे, नैश आदमी। इस रात हुए हादसे के बाद इसकी लबों को चुप लगी। चंद दिन से नीला ने इसका बहुत ख्याल रखा, मगर जैसे से पता चला वो दोनों टांगों से माजूर हो चुका, अब कभी वो इसके पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, तो इसने इसका ख्याल रखना छोड़ दिया। सारा सारा दिन वो भूखा प्यासा तारीख कमरे में पड़ा रहता, मगर इसे कमरे में आकर इसका हाल पूछने की जरूरत भी नसीब नहीं होती। हूँ बस इनू है माफ़ ना करे। अगर इन्हें क्या नाम है अपनी लीना ने माफ़ कर दिता ना, तो मैं लीना ने माफ़ नहीं करना, बल्कि मैं लीना ने छितर मारने। लेकिन मुझे लगता नहीं होगा ऐसा। राइटर ने जवाली मार दी, ज़बरदस्त स्टोरी जा रही। वो सुबह घर से निकलती थी और अपने मामूल के आन मुताबिक रात देर से घर वापस आती। रियान की जगह एक और नए लड़के बाद ने ले ली। रियान इस रोज़ बहुत दिनों के बाद व्हीलचेयर के सहारे अपने कमरे से बाहर निकला। सामने लाउंज में जनीला एक कतई अजनबी लड़के के साथ चिपक कर बैठी, जो चीप हरकतें करी थी वो देखकर साख्त रह गया। इसकी दानिश में वो इससे बेजार हो चुकी थी, मगर बेवफाई नहीं कर सकती थी। मगर इसे शायद ये नहीं पता था कि मर्द हो या औरत, जब हवस के रास्ते पर चल निकले तो कोई भी एक शख्स इनकी मंजिल नहीं होता। इस वक्त जनीला की बेवफाई पर इसके जिस्म का सारा खून सिमट कर इसके चेहरे पर आ रुका, मगर इससे पहले को इसे कुछ कहता जनीला की नज़र इसकी तरफ उठ गई। अरे रियान, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, खून टपकाती आंखों से मुश्किल रुख फेर कर अपनी आंखों की नमी छिपाई। ओके, ये इबाद है मेरा दोस्त, और इबाद ये रियान है मेरे शौहर। बताया था ना तुम्हें कि माजूर है, चल नहीं सकते। जितनी तकलीफ इसकी बेवफाई ने दी थी, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ इसकी ढटाई और तारुफ पर इसे हुई, मगर फिर भी चुप रहा। हम बाहर जा रहे हैं, डिनर करें, तुम टीवी लगा लो या फिर लॉन में बैठ जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ओके बाय। बिना किसी शर्मिंदगी और एहसास के वो इसकी किसी भी तकलीफ की परवाह किए बगैर इस अजनबी मर्द के साथ हॉल कमरे से बाहर निकल गई। रियान को लगा जैसे इसी एक लम्हे में इसका रेतला वजूद खंडर हो गया। मरना भला और किसको कहते हैं। पिछले 6 माह में पहली बार इसे अपना घर और अलीना याद आई, और वो रात भर अपने कमरे में खुद को कैद करके रोता रहा। वक्त ने इसे माफ़ नहीं किया था। वो पलट आया था इसे ज़िंदगी के गहरे और अजियतनाक सबक से रोशनास करवाने के लिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वक्त की बसात पर इस पर अफ़ान अहमद सिद्दीकी की जगह रियान मलिक था। बहुत अच्छा हुआ, इस जैसे बंदे का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। मलक हाउस में आयज़ा की मलिक की शादी एंड टाइम पर मुलतवी कर दी गई, क्योंकि तेज़ बुखार के बाद वो टाइफाइड का शिकार होकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। पिछले 4 माह इसने अस्पताल के बिस्तर पर गुजारे। ये संदान हसन की गैर मुतवक्का बेवफाई का गम था। ये कतई नापसंद शख्स के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने का, जिसे अब तक इसने देखा भी नहीं था। शगुफ्ता बेगम और अलीना सारी सारी रात इसके सराहने बैठी इस पर मुख्तलिफ पुरानी आयत पढ़कर फूंकती रहती। पिछले 4 माह में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें इसके ससुराल से कोई इसकी खबरगिरी के लिए ना आया, मगर इस सब के बावजूद एक मुस्तकिल चुप थी जो उसके होंठों पर कब्जा जमा कर बैठ गई थी। बिल्कुल वैसी चुप जैसी अलीना मलिक के होंठों पर जमी थी जब से रियान से इससे इसका बेटा छीन कर ले गया था। वो रोज़ मरती थी और रोज़ जीती थी। मरीना बेगम का दिल अपनी दोनों भतीजों को देख देख कर कूटता रहता। दूसरी तरफ आसिया बेगम थी, जिनकी आंखें हर वक्त नम रहती और वो ज़्यादा वक्त जिक्र कार में ही मसरूफ़ रहती। आयज़ा की तबीयत अब तेज़ी से बेहतर हो रही थी, लिहाजा एक मरतबा फिर इसकी शादी के दिन तय कर दी गई। मोहित चंद दिन रहकर वापस गाँव चला गया, ताहम इसने
वादा किया था कि वो शादी से 2 हफ्ते पहले ज़रूर शहर वापस आ जाएगा, मगर इसने अपना वादा वफा नहीं किया। अजहान अलबत्ता खतरा टलते ही ज़रूर पाकिस्तान वापस आ गया था। रेहान की सरगर्मियाँ इससे भी पोशीदा नहीं थी, लिहाजा मजबूरन इसे ही ऑफिस में रेहान की सीट संभालनी पड़ी। इस रोज़ बहुत दिनों के बाद दिल के बेचैन होने पर मरीना बेगम ने मोहित को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बार कोशिश करने पर इनकी कॉल पिक कर लेगी, मगर कॉल पिक करने वाला मोहित नहीं, मरीना बेगम का दिल ज़ोर से धड़क उठा। अगले 2-3 लम्हों तक वो कुछ बोल ही ना सकी। हेलो, वही शनासा आवाज़ एयरपीस से दोबारा उभरी थी। इन्हें लगा जैसे 25 साल के बाद वो आवाज़ सुनकर इनके वजूद पर तारी तिलिस्म फिर से टूट गया हो। इनके होंठ हल्के से कपकपा। वालेकुम अस्सलाम। मोहित कहाँ है? वो इस बार सन्नाटो में उतरने की बारी दूसरे वजूद की थी। शायद नहीं, यकीनन इनकी आवाज़ को भी पहचान लिया गया। तो तभी कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इन्हें इतला दी गई, बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। और मरीना बेगम को लगा जैसे इतला के साथ किसी ने इनका दिल पर भेज लिया। क्या? मगर क्यों? फूड पॉइजनिंग हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल है। दूसरी तरफ से मिलने वाली इतलाई ने शर्मिंदगी के समंदर में गर्क करने के लिए काफ़ी थी। फिर इससे पहले कि जवाब साहब मजीद कुछ कहते, इन्होंने आहिस्ता से रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। दिल एकदम से बहुत बेचैन होकर रह गया। इनका इकलौता बेटा अस्पताल में था, इन्हें खबर ही नहीं थी। आंसू थे कि आज ही आप गालों पर लुढ़क आए थे। तभी मौज़म साहब की निगाह इन पर पड़ी, वो वहाँ से गुजरे थे। मरीना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पास आकर इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। मरीना बेगम का सर झुक गया। वो बोली तो इनके लहजे में आंसू की आमेजिश थी। मोहित की तबीयत ठीक नहीं भाई, वो अस्पताल में है, एडमिट है। ओ, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें इसके पास होना चाहिए। मगर भाई, वहाँ वो सब, इन सब को भूल जा मरीना, वो सब तुम्हारे बेटे से अहम नहीं है। वैसे भी इस वक्त तुम वहाँ इन सब के साथ रहने नहीं जा रही, सिर्फ अपने बेटे से मिलने जा रही हो। मैं भाई साहब को बताकर अजहान से गाड़ी निकालने का कहता हूँ, तुम चादर ले लो। आनन फानन मौज़म साहब ने इनकी उलझन दूर कर दी। मरीना बेगम अगले 5 मिनट में चादर लेकर नम आंखों के साथ गाड़ी में आ बैठी। इनके घर से निकलते ही मौज़म साहब ने जवाद हसन साहब को कॉल मिलाई, जो आज भी इनके बेहतरीन दोस्त थे। चंद मिनट रस्मी बातचीत के बाद इन्होंने इनसे मोहित की तबीयत और मुतल्लिका अस्पताल का पूछ लिया। अजहान ने जिस वक्त गाड़ी में मुतल्लिका अस्पताल की इमारत के करीब रोकी, शाम ढल रही थी। जवाद हसन साहब मरीना बेगम की आमद से बाखबर नहीं थे। तभी जिस वक्त मरीना बेगम और अजहान ने एक नर्स की हमराई में जैसे मोहित के कमरे में कदम रखा, वो इन पर निगाह पड़ते पत्थर के हो गए थे। कैसा हैरानकुन नज़ारा था कि पूरे 25 साल के बाद इनकी आंखें वो चेहरा देख रही थी जिसे वो आज भी भुला नहीं पाए थे। कितनी दिलचस्प बात थी, गुजरे हुए 25 सालों में वो कई बार बीमार हुए, मगर मरीना बेगम कभी एक बार भी ना इनसे मिलने आई, ना कभी फ़ोन पर हाल पूछना गवारा किया। मगर अपने बेटे की ज़रा सी बीमारी का सुनकर वो सारी तकलीफ भुलाकर दौड़ी चली आई थी। जवाद साहब मुस्कुराए थे और इस मुस्कुराहट में छुपी गहरी अजियत को महसूस करते हुए फ़ौरन नज़र चुराकर मोहित की तरफ बढ़ आई थी, जो दिन ढाल सा करवट के पर लेटा खासी खुशगवार हैरानी से इनकी तरफ देख रहा था। अम्मी, आप? सिर्फ एक पल लगाए थे इसने उठकर बैठने, मगर मरीना बेगम दोनों हाथों के प्यालों में इसका चेहरा लेकर चूमते हुए रो पड़ी। तुम बीमार थे, मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। इतनी नफरत होगी अपनी माँ से। उफ, आपसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? बस यूं ही थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। चले, रोना बंद करें, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक बात नहीं करूँगा। फ़ौरन इनके हाथ थामते हुए इसने धमकी दी, जो पूरा सर रही। मरीना बेगम ने फ़ौरन अपने आंसू साफ कर लिए, जिस पर एक धीमी सी मुस्कान जवाद साहब के लबों को छू गई। गुड गर्ल, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया, मगर आपकी नज़र में मैं हमेशा मशकूक ही रहूँगा। क्या करूँ? जवाद हसन का बेटा जो हुआ, वो इस बात पर जहाँ वो शर्मिंदा में, वही जवाद साहब बेसाख्ता हंस पड़े। मौज़म और जवाद साहब की तरह अजहान और मोहित भी बहुत दोस्ती थी। तभी शाम वो देर तक इसके पास बैठा गप्पे लड़ाता रहा। जवाद साहब घर रात का खाना वहीं ले आए थे, मगर मरीना बेगम ने मोहित के बहुत इसरार पर भी दोनों वालों से ज़्यादा नहीं खाया। रात के तकरीबन 11 बजने वाले थे जब मरीना बेगम की वहीं ठहरने की जिद पर जवाद साहब अजहान को राम के घर से घर ले आए। बेहद कशादा खूबसूरत घर, नहायत जिसे नहायत नफासत और सलीके से संवारा हुआ था। आसान देखकर मुतासिर हुए बगैर न रह सका। रात का खाना वो अस्पताल में खा चुका था, चाय की तलब इसे नहीं थी। तभी कुछ देर जवाद साहब से गपशप के बाद वो सोने के लिए उठा, तो जवाद साहब ने इसे मोहित के कमरे में पहुंचा दिया। शानदार घर की तरह अपनी नफासत और खूबसूरती में वो कमरा भी अपनी मिसाल आप था। अजहान को इस कमरे की ठंडक में एक अजीब सी तस्कीन का एहसास हुआ। तभी दरवाज़ा लॉक करके बेड पर बैठने के वो भी बूट उतारा था कि कमरे से मिलने का अटैच बाथरूम का दरवाज़ा हल्की सी क्लिक के साथ खुल गया, और अगले ही पल भीगी लंबी जुल्फ़ों के साथ चांदनी सी शुबहत लिए कतई अनजान लड़की इसके मुकाबला खड़ी हुई। अजहान इसे देखकर जितना हैरान होता इतना इसकी आंखें जैसे कतई गैर इरादी तौर पर इस चेहरे पर सबत होकर रही। खुद लड़की का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। कौन है आप? दुपट्टा जल्दी से शानों पर फैलाते हुए इसने कदर नागवारी से पूछा। अजहान को बेहद खिफ़्फ़त महसूस हुई। कुछ समझ में नहीं आया कि फौरी तौर पर क्या तारुफ करवाए। तभी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। जवाद साहब जो अभी घर से निकलना चाहते थे, इसे कमरे से बाहर निकलते देखकर फौरी रुक गए। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए? नहीं तो फिर रेस्ट करो, बाहर क्यों आ गए? वो असल में कमरा शायद मोहित का नहीं, अंदर कोई खातून है। खातून? अजहान की इत्तला पर जवाद साहब बेहद हैरानी से बड़बड़ाते हुए मोहित के कमरे की तरफ आए। तभी इसका टकराव फीहा से हुआ था, जो हाथ में शैम्पू की बोतल पकड़े खुद भी कमरे से बाहर ही आ रही थी। तुम? जवाद साहब ने यूं हैरानी से इसकी तरफ देखा जैसे पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या करी हो? फीहा ने जरा सी नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा, फिर शर्मिंदगी से सर झुकाते बोली, आई एम सॉरी मामू, वो दरअसल मेरे कमरे में बाथ में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने मोहित का वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया। मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ कोई ठहरने वाला है। ठीक है, शायद मेरी गलती थी, मुझे पहले कमरा चेक करना चाहिए था। मैं जाऊँ? इसे रुखसत की इजाज़त देकर वो अजहान की तरफ पलटे। हम सॉरी सान, मैंने कमरा चेक ही नहीं किया। बहरहाल अब तुम बेफिक्र होकर रेस्ट कर सकते हो।
मुझे ज़रा अस्पताल का चक्कर लगाना, शायद मरीना को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। फिक्रमंदी इनके लहजे से यहाँ थी। वो ज़रा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनके लहजे में दिल में अपनी बीवी के लिए कितनी फिक्रमंदी और मोहब्बत थी। जवाद साहब इसका कंधा थपथपाकर बाहर निकल चुके थे। वो मसरूर सा कमरे में चलाया। दिल में अभी भी ताज़ा वारदात हुई थी। जो कभी किसी लड़की के लिए संजीदा ना होता था, इस अचानक निगाह के हादसे पर से चारों शाने चित्त होकर रह गए। जाने वो कौन थी और किस हैसियत से इस घर में रह रही थी। पूरी रात इसी के बारे में सोचते गुजर गई। सुबह फजर की अजान में अभी कुछ वक्त था जब इसने अपने कमरे की विंडो से इसे बाहर लॉन की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा। किसी महसूर की हुई शहजादी की तरह दोनों बाजू घुटने के गिर्द लपेटे वो उदास बैठी थी। अजान इतने फासले पर होने के बावजूद इसके चेहरे पर बिखरा इस तरह महसूस कर सकता था। शायद नहीं, यकीनन वो रात भर से वहीं बैठी थी। इस वक्त जो थकन इसकी आंखों में दिखाई दे रही थी वो इस बात का सबूत थी कि वो रात भर नहीं सोई। अजान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इधर अस्पताल में जवाद साहब ने जिस वक्त मोहित के कमरे में कदम रखा, मोहित दुआओं के ज़ेर असर सो रहा था, जबकि मरीना बेगम इसके करीब पड़ी कुर्सी पर इसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठे बैठे सो गई थी। कितनी थकन थी इस वक्त इनके चेहरे पर। वो बेखुद से इनके चेहरे पर नजर जमाए बैठे रहे। तभी वो एकदम से जागी। शायद कनूदगी के आलम में भी इन्होंने जवाद साहब की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। जवाद साहब इनके यूँ हड़बड़ाकर जागने पर बेसाख्ता मुस्कुराए। मरीना। पूरे 25 साल के बाद इन्होंने इसे पुकारा था। मरीना बेगम का दिल जोर से धड़क उठा। जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ इस कमरे से बाहर आ सकती हो? नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यहाँ मैं सिर्फ अपने बेटे को देखने आई हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई ऐसी खुशफहमी नहीं है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, फिर भी प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। इस बार वो बहुत आज से कह रहे थे। इन्हें ना चाहते भी उठना पड़ा। बाहर बेहद ठंडी मगर पुरसकून हवा चल रही थी। मरीना बेगम बैरूनी गेट की सीढ़ियों पर एक तरफ होकर बैठ गई, जबकि जवाद साहब इनसे कदरे फासले पर खड़े हो गए। कुछ लम्हा तक इन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर गहरी सांस भरते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता मरीना कि 25 साल पहले सिर्फ अपने मफाद का सोचते हुए जो फैसला तुमने किया वो सही था या गलत, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज भी तुम्हारी कमी है। कभी महसूस कर सको तो मोहित का दर्द महसूस करना। वो आज भी कमरा बंद करके घंटों रोता है। मैं इस सब की जिम्मेदार नहीं हूँ, अलबत्ता आप ज़रूर इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये आप ही थे जिनकी वजह से 25 साल पहले मैं अपना 1 साल का बच्चा इन आप लोगों के पास छोड़कर आने पर मजबूर हो गई थी। तल्खी से कहते हुए भी इनका लहजा भरा जवाद साहब ने लब भेज ली। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस सब का जिम्मेदार हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी में मजीद तन्हाइयाँ नहीं बखेर सकता। 25 साल बाद आपको ख्याल आया कि आपके बेटे की ज़िंदगी तन्हाइयों की नज़र हो रही है। वो फिर तल्खी से मुस्कुराई। जवाद साहब इन्हें देख कर आगे, चलो आ तो गया, 25 साल बाद ही सही, तुम्हें तो अब भी नहीं आया। मैं यहाँ आपसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। जानता हूँ तुम यहाँ सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई हो, मगर फिर भी मैं तुमसे गुजारिश करूँगा मरीना, प्लीज़ सिर्फ एक बार ज़रूर मोहित के बारे में सोचना। वो खुश नहीं है। इसका बाप तो खुश है ना, यही काफ़ी है। इसके बाप की बात मत करना, बहुत से हिसाब निकलाएंगे तुम्हारी तरफ। जवाब, प्लीज़ मैं यहाँ माजी की किसी राग को कुरेदना नहीं चाहती। जैसा चल रहा है बस ठीक है। ओके, जैसे तुम पसंद करो। 25 साल पहले भी तुम अपने फैसलों पर आज़ाद थी, आज भी आज़ाद हो। मैंने ना इस वक्त तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की ना आप करूँगा। जाओ आराम करो। सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। मरीना बेगम अटल लहजे पर इन्होंने बात फ़ौरन समेट दी। फिर इससे पहले वो कुछ कह दी, वो फ़ौरन अंदर कॉरिडोर की तरफ बढ़ के पीछे मरीना बेगम कितनी देर तक वहीं बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। मरीना बेगम ने यूं ही ज़रा सा सर उठाकर देखा। मोहित गहरी नींद सो रहा था। ताहम जवाद साहब वहाँ नहीं थे। तभी इन्होंने सोफे की पुष्टका से सर टिकाते हुए पल के मौन के गुजरे हुए लम्हों का सफ़र तय किया। आज से 25 साल पहले आयजा मलिक की तरह वो भी खासी जिद्दी और बोल्ड हुआ करती थी। यही वजह थी कि जवाद अहसन के साथ इनकी पसंद की शादी हुई। जवाद अहसन इनके यूनिवर्सिटी फेलो थे और इनमें हर वो खूबी थी जो कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र में देखना पसंद करती है। मगर इसके बावजूद मरीना बेगम के लिए इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि इस रिजेक्शन की वाहद वजह जवाद अहसन साहब का देहात ही होना था। मरीना मलिक के घर वाले जानते थे वो गांव के माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, मगर इनके सर पर तो इश्क का भूत सवार था। लिहाजा घर वालों के साफ और दो टोक इनकार के बाद इन्होंने फितरी जिद और हटदर्मी का मुजाहरा करके जवाद हसन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इधर घर वाले इनकी किसी भी सरगर्मी से बेखबर इनका रिश्ता तय करके शादी की तारीख पक्की कर चुके थे। तभी अपनी शादी से सिर्फ एक हफ्ता पहले इन्होंने अपने घर वालों पर यह बम गिराया कि वो जवाद हसन के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। एक तूफान था जिस वक्त इस घर के मकीनों पर, मगर रफ्ता रफ्ता इस तूफान की शिद्दत कम पड़ गई और ठीक एक हफ्ते बाद इनके वालिद रईस मलिक ने इन्हें जवाद हसन के साथ बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया। इस शादी को भी 2 हफ्ते भी न गुजरे थे कि रईस मलिक साहब की अचानक हार्ट अटैक से मौत होगी। मरीना बेगम के वहमो गुमान में भी न था वो इतनी जल्दी अपने महबूब बाप को खो देंगी। ताहम इनके ससुराल वालों ने इन्हें बाप का आखिरी दीदार भी न करने दिया। मलिक हाउस की तरह जवाद हसन के घर वाले भी इन दोनों की कोर्ट मैरिज पर सख्त नाराज़ थे। यही वजह थी कि मरीना बेगम को वहाँ से ज़्यादा सख्ती और मुजालिम का सामना करना पड़ा। वो जो शगुफ्ता गुलाब की शबी रखती थी, शादी के फ़कत 4 माह बाद ही खुद अपनी शक्ल आईने में पहचानने से इनकारी हो गई। जवाद साहब की 5 बहनें और 3 भाई थे। आगे इन बहन भाइयों की औलादें भी थी। लिहाजा इतने सारे अफराद का खाना बनाना, वो भी सख्त गर्मी में लकड़ी के चूल्हे पर, इन्हें सही मानों में दिन के तारे नजर आ गए। मोहब्बत की कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ी थी। कपड़े रोज़ाना धुलते थे, बर्तनों की धुलाई की कोई हद ही नहीं थी। सिर्फ एक सफाई थी जो मुलाजमा की जिम्मे थी, वरना तो सारे काम इन पर आ पड़े थे। बड़ी जेठानी कहने को लैदा थी, मगर खाने के टाइम बिला नागा वहीं विराजमान होती। बीमा अपने बच्चों के
मरीना बेगम की हिम्मत फ़कत 4 माह के बाद ही जवाब देगी। 4 माह के बाद पहली बार वो जवाद साहब के सामने बंद कमरे में रोई थी, मगर इस वक्त वो हैरान रहेगी जब जवाद साहब ने जवाब में इनसे कहा, ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मरीना, क्योंकि अपने लिए मुश्किल राह का इंतखाब तो हमने खुद किया। तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या बर्दाश्त करता हूँ। अपने बुजुर्गों की नाफरमानी करके जो गलत कदम हमने उठाया, अब इसका रद्द-ए-अमल तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मगर तुम हौसला मत हारो, वक्त के साथ साथ सब इन सब की रंजिशें जाती रहेंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। जब आपके बड़े दोनों भाई अलहदा हैं तो हम अलहदा क्यों नहीं हो सकते। ये सब इतना आसान नहीं है, वक्त लगेगा। अभी इसमें फिल वक्त तो सारा ख़ानदान मुझे नफरत भरी निगाहों से देखता है कि मैंने वो काम किया जो आज तक ख़ानदान में कोई ना कर सका। ऐसे में मैं इन सब की मज़ीद नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। ये चीटिंग है जवाब, तुमने मुझे खुश रखने का वादा किया था। हाँ किया था, और इस वादे को निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। कहाँ कमी देखी तुमने मेरे प्यार में। दिन भर की थकावट के बाद रात में सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं करता। लेकिन हालात अभी मेरे बस में नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं सारे ख़ानदान से टक्कर ले लूँ तो सॉरी मरीना, फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। गहरी सांस भरते हुए जवाद एहसन ने माजूरी जाहिर की। मरीना मलिक को लगा किसी ने इनका सांस रोक दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जवाद। वो रोई वो थी। जवाद एहसन को गुस्सा आ गया। क्या कर रहा हूँ मैं। ये सब तुम्हारे घर वालों का किया था। ना वो रिश्ते से इनकार करते, ना मेरे घर वालों को बेइज्जती महसूस होती, ना हमें यूँ मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ती, ना यूँ सब हमारे खिलाफ होते। अब हमारे पास दो ही रास्ते मरीना, या तो हम चुपचाप सब बर्दाश्त करें या फिर इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दें। तुम अच्छी तरह सोच कर मुझे बता दो। इन्होंने कोई बात ही ख़त्म कर दी। मरीना मलिक की आंखों के सामने से अंधेरा छा गया। कल तक एक एक अदा पर सौ पर कुर्बान होने वाला शख्स आज शादी के फ़कत 4 माह बाद रास्तों को अलहदा करने का कह रहा था। इनकी आंखें जैसे हैरत की शिद्दत से फटी की फटी रहेगी, मगर जवाद एहसन वहाँ मजीद नहीं रुके। इस रोज़ के बाद जैसे एक मुस्तकिल चुप इनके होंठों पर डेरा जमा के बैठ गई। जवाद साहब ने जॉब के लिए कनाडा अप्लाई किया हुआ था। इन्हें वहाँ से कॉल आ गई तो मरीना मलिक को ढेर सारी तसल्लियाँ और दिलासे थमाकर वहाँ चले गए। पीछे मरीना मलिक जैसे तपती ज़मीन पर नंगे पाँव खड़ी में मुसलसल बेसुकूनी छोटी छोटी बातों पर ज़लील होना इनका मुकद्दर बन चुका था। जवाद कनाडा में सेटल हो चुके थे, मगर इन्हें मरीना बेगम से डायरेक्ट बात करने की इजाज़त न थी। यही वजह थी कि इन्हें इनके हामला होने की खबर भी न मिली। शादी के 1.5 साल बाद जब इस वक्त इन्होंने पहली बार कनाडा आने के बाद मरीना बेगम से बात की, वो दर्द से चिल्ला रही थी। इनकी चीखों से सारा घर गूंजा। तो तभी पहली बार वो बहुत रोए थे। इस रात जब वो सरकारी अस्पताल लाई कि इनकी ज़िंदगी के बचने के कोई चांस दिखाई ना देते थे, क्योंकि इनके सास और ससुर किसी सूरत नहीं चाहते थे वो अस्पताल में बच्चे को जन्म दे। लिहाजा 3-4 घंटे तक वो घर में मछली की तरह तड़पती रही। इस रात बहुत देर तक चीख चीख कर वो अपने घर वालों और शौहर को पुकारती रही, मगर इनमें से कोई भी इनके पास नहीं आ सका। सुबह फजर की अजान के बाद जब इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो जवाद के फ़ोन और इनकी मिन्नत पर इन्हें मुश्किल सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ ज़िंदगी और मौत की कड़ी की जंग लड़ने के बाद इन्होंने मोईद को जन्म दिया। वो आज भी इन लम्हों का तसव्वुर करती तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते। अगले 3 दिन तक इनकी ज़िंदगी शदीद खतरे का शिकार रही थी। 3 दिन के बाद इन्हें होश आया तो जवाद इनके पास थे, मगर इन्होंने एक से दूसरी बार इनका चेहरा नहीं देखा। बेशक वो इनका गलत इंतखाब साबित हुए थे। 1 हफ्ते के बाद वो घर शिफ्ट होगी। इस 1 हफ्ते में जवाद एहसन ने इनका बेहद ख्याल रखा। मोईद इस वक्त 8 माह का हो चुका था जब इनकी ज़िंदगी एक नए भंचाल का शिकार हुई। जवाद एहसन मलिक मोईद की पैदाइश के बाद 2 माह रहकर वापस कनाडा जा चुके थे। वो एक बेहद सर्द रात थी। मरीना मोईद के लिए दूध लेने किचन में आई तो इन्होंने वहीं किचन के पिछवाड़े में बैठी अपनी छोटी नंद को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। साजिद, अब क्या मसला है? जवाद भाई आपस से शादी कर रहे हैं ना, फिर आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? ठीक है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की है, मगर हमने इन्हें कबूल तो नहीं कर लिया ना। जो आपा का हक है वो कोई और नहीं कभी नहीं ले सकता। परसों जवाद भाई वापस आ रहे हैं, प्लीज़ कोई नया इशू ना खड़ा कर देना, नहीं तो अल्लाह की कसम मैं जहर खाकर मर जाऊँगी, बता रही हूँ तुम्हें। बात वाज़ेह थी, मगर फिर भी वो समझ नहीं पाई। इनका जिस्म हौले हौले चक्कर कपा रहा था, मगर दिमाग जैसे फ्रीज़ हो गया था। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? जवाद इसके होते हुए किसी और से कैसे शादी कर सकते थे? सारी रात इसी उलझन में वो कांटों पर करवटें बदलती रही। वो तो अभी पहले इम्तिहानों से संभल नहीं पाई थी कि एक नया इम्तिहान सामने आ खड़ा हुआ था। अपनी खुशियाँ ख्वाब पाने की कड़ी सज़ा मिल रही थी इन्हें। अब तक इनका मुकाम बहाल ना हो सका था। तीसरे दिन इनकी हैरत की इंतहा न ली जब वाकई जवाद 6 माह के बाद दोबारा पाकिस्तान वापस आ गए, वो भी बिना इत्तला किए। मरीना बेगम को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इस रात जब वो सबसे मिलकर फारिग होकर कमरे में आए तो वो इनके सामने खड़ी थी। आप शादी कर रहे हैं? बिना सलाम दुआ के इन्होंने पहला सवाल यही पूछा। जवाद साहब को इनसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। तभी इनके चेहरे का रंग उड़ा। वो इन्होंने बेसाख्ता नजर चुराई। हाँ, क्यों? मरीना बेगम की आंखें जैसे दहकता अंगारा हो रही थी। जवाद एहसन की पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक उठे। बहुत ही पल खामोशी की नज़र करने के बाद बोले, ज़रूरी हो गया इसलिए। मरीना बेगम को लगा जैसे किसी ने इनका वजूद तेज़ तलवार से काट दिया। इनकी टांगों में खड़े रहने की सक्कत भी नहीं थी। जब भी वो मजीद बोले, साजिदा मेरी बचपन की मंग है। मुझे इस बात का इस वक्त भी पता था जब तुम मुझे मिली और मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर मैंने इस मंगनी को कभी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि मेरी इसके साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। इसलिए जब मैंने अम्मी को तुम्हारे घर भेजा वो मुझसे नाराज़ होगी, मगर मेरी जिद की वजह से कुछ नहीं कहा। बाद में तुम्हारे घर वालों के 2 टोक इनकार के बाद इन्होंने चचा के घर मेरी और फातिमा की शादी की तारीख पक्की कर दी। साजिदा का भाई साजिद फातिमा का शौहर है और बचपन में ही इन दोनों का निकाह हो गया। मैंने तुम्हारे लिए बिना किसी बात की परवाह के सारे घर वालों से फ़ाइट की और तुम्हें ब्याह कर यहाँ ले आए। अब्बा और चचा की जो बेइज्जती मैंने की वो अपनी जगह, मगर इस इक़दाम से साजिद और फातिमा की ज़िंदगी भी मुतासर हुए बगैर नहीं रही।
अब इस बात के चचा और साजिद ने अना का मसला बना लिया। वो लोग ना फातिमा को तलाक दे रहे ना इसकी रुखसती करवा रहे। साजिद की बस एक ही ज़िद है कि पहले इसके घर से इसकी बहन रुखसत होगी, फिर वो मेरी बहन यानी फातिमा को रुखसत कराएगा। हमारी शादी से ये मसला चल रहा है, इसलिए मैं अपनी और तुम्हारी तरफ से घर वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता कि जिससे वो हमारे रिश्ते को ज़रा भी कमज़ोर कर सके। मगर अब मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ इन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैंने अम्मा से बात की कि इनका कहना है कि अगर मैं साजिदा से निकाह करके इसे इस घर में ले आता हूँ तो फिर मैं तुम्हें वहाँ अपने पास कनाडा में रख सकता हूँ। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही मनीना। इस तरह हम एक साथ अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे और फातिमा का घर भी उजड़ने से बच जाएगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इन्होंने बड़ी मुल्तजी नज़रों से निगाहों से मरीना बेगम की तरफ देखा, मगर वो अपने हवास में कहाँ थी जो इनकी बात समझती। इनके तो अंदर बाहर सुनाटा फैल गया था। कितने आंसू तो जो मोतियों की तरह टूट टूट कर इनके गालों पर बह रहे थे। बहुत देर की खामोशी के बाद वो बोली, आपके पहले ही मुझ पर बहुत एहसान आता, खुदा का वास्ते कि आपको मुझ पर एक और एहसान मत करें। इनके लहजे में टूटे कांच से चुभन थी। जवाब साहब ने जैसे तड़प कर इनकी तरफ देखा, मगर उनकी तरफ मतवजा नहीं थी। दोनों बाजू बैठ के किनारे पर टिकाए हुए जैसे ऊपर आसमान पर कोई चीज़ तलाश करी थी। कसूर आप मर्दों का नहीं है, हम औरतों का, जिन्हें अपने ख्वाबों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। ना दुनिया ना आखिरत, ना अपने सगे खून के रिश्ते, ना इन रिश्तों की पहुंचने वाली तकलीफ, ना अपना मुस्तकबिल, ना मुस्तकबिल की तबाहकारियाँ, कुछ भी नहीं। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया, अब हम मज़ीद इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। व्हाट, तुम पागल तो नहीं होगी? ऐसे समझ लें। जस्ट शट अप, मैं ये तो सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो करना है वो मैं खुद कर लूँगी अपने लिए। इसने इतनी नफरत और बेगानगी से कहा कि जवाद एहसन साख्त हुए देखते रह गए। अगले चंद लम्हों में अपनी ज़रूरी चीज़ें समेट कर एक बैग में डालने के बाद मोहित की तरफ आई, जब जवाद साहब ने इनके हाथ झटक दिए। अगर तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो तो मेरे बेटे पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं। ये मेरा भी बेटा, मैंने इसे जन्म दिया। इसे जन्म देने वाली माँ इतना संग दिलाना फैसला नहीं करती। ठीक है, इस शानदार घर के साथ मैं आपका बेटा भी आपके सपुर्द किया, मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी अगर इसकी तरबियत और किरदार में कोई कमी रही तो मैं मरते दम तक आपको माफ़ नहीं करूँगी। उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से इन्हें वार्न करती इस रात वो इसके घर से निकल आई। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बादलों की गरज और चमक की, बिजली की चमक का खौफ अपनी जगह था, मगर बिना किसी बात की परवाह किए घर का बैरूनी गेट पार कर रहे। पीछे जवाद एहसन साहब ने कितनी ही देर बेयकीन निगाहों से इन्हें देखने के बाद दीवार पर मुक्के बरसाए। अगली सुबह वो अपने घर में बेहोश पड़ी थी। 2 रोज़ के बाद इन्हें होश आया तो इनका बुखार उतर चुका था। वो अपने घर में थी, वो घर की जहाँ इन्हें अपने महबूब बाप की वफात पर भी आना नसीब नहीं हुआ था। जवाद साहब का ख्याल था कि अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकेंगे, मजबूर होकर वापस से ले आएंगी, मगर इनका ये ख्याल क्या गलत साबित हुआ। पूरे 2 हफ्ते गुजरने के बाद वो वापस नहीं आए, तभी वो बिना किसी की परवाह के अपने चंद माह के बेटे को साथ लेकर अगले कई सालों के लिए कनाडा चले गए। फासलों की दीवार उठी तो फिर बुलंद से बुलंदतर होती गई। मोईद इस वक्त 8 साल का था जब पाकिस्तान वापसी पर जवाद साहब ने इसे मरीना बेगम की तरफ भेजा। गुजरे हुए इन 8 सालों में कई तब्दीलियाँ आई थी। जवाद साहब की वालदा की ढहलत हो चुकी थी, जबकि इन्होंने बिना कोई परवाह किए साजिदा से शादी से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद इस शहर में एक अच्छी जगह पर इसका रिश्ता तय हो गया। इनकी अपनी बहन फातिमा की शादी भी होगी। फालत फारज के शिकार होकर बिस्तर से लग गए। सारा निज़ाम ही दरम बरम होकर रह गया और अब जबकि सारी उम्र हिजर की नज़र हो गई थी तो वो इन्हें वापसी की राह दिखा रहे थे। भला इससे बढ़कर इनकी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत का मजाक क्या होना था। दिन अच्छा खासा निकल आया था। वो फजर की नमाज से फारिग हुई तो मोहित बेदार हो चुका था। मरीना बेगम दुआ मांगकर इसके पास आ बैठी। अब कैसी तबीयत है मोहित? फर्स्ट क्लास। आप सारी रात जागती नहीं है? नहीं अम्मी प्लीज़, कम अज़ कम मुझसे झूठ ना बोला करें। आपकी आंखों की सुर्खी बता रही कि आप ना सिर्फ सारी रात जागती नहीं है बल्कि रोती भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मोहित, मैं बस तुम्हारी तबीयत की वजह से परेशान। मेरी तबीयत अब ठीक है, परेशान ना हो प्लीज़। ठीक है, नहीं होती परेशान। तुम मेरे साथ शहर चलो, तुमने वादा किया था शादी से 2 हफ्ते पहले घर आने का। मुझे अपना वादा याद है अम्मी, मगर सॉरी, मैं अब्बू के बगैर अकेला नहीं आऊँगा। ये क्या बात हुई? इन्हें शौक लगा। मोहित ने इनके हाथ थाम लिया। अम्मी प्लीज़ अब्बू को माफ़ कर दें। वो बाप की नफरत के काबिल नहीं, इनका दिल नकारा हो चुका है। डॉक्टर्स ने इनकी ज़िंदगी को रिस्की करार दे दिया। अम्मी मैं मानता हूँ माजी में आपके साथ ज्यादती हुई है, मगर इस ज्यादती के कफारा मैंने और अब्बू पापा ने कितनी तकलीफ़ें उठाई आप नहीं जानती। सिर्फ आपको खो देने के दुख और गुस्से में पापा ने अपने सगे खून के रिश्तों को खुद पर हराम कर लिया। आप तसव्वुर कर सकती हैं फ़कत चंद माह के बच्चे को संभालना और पालना एक मर्द के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं अम्मी कि एक छोटा बच्चा है जिसकी माँ जिंदा हो, दुनिया में मौजूद ना, मगर फिर भी वो इसे ना मिल सकता हो, इसे देख ना सकता हो? इस बच्चे की ज़िंदगी कैसी होगी? रोज़ रात में जब वो डर कर उठ जाता है, इसे चोट लगती है, मगर इसकी माँ इसके पास ना हो। क्या आप इस बच्चे की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हैं? नहीं, आप नहीं कर सकती। आपको क्या पता तन्हाई की तकलीफ़ क्या होती है? आप तो अपने सगे भाइयों के दरमियान रहती हैं। आपको इस इंसान के दर्द का इंतज़ार कैसे हो सकता है जिसका कोई भाई भी ना हो सिवाय माँ बाप के, जिसके पास कोई और रिश्ता ही ना हो? बोलते बोलते एकदम से इसका लहजा भर आ गया। मरीना बेगम को लगा जैसे किसी ने इनका दिल काट डाला हो। ये कैसा आईना था जो इनका बेटा इन्हें दिखा रहा था? अम्मी मैं मानता हूँ आप पापा को और पापा आपके गुनाहगार होंगे, मगर मेरा क्या कसूर है कि मुझे सारे रिश्तों से महरूमी के साथ साथ जो 2 रिश्ते मैसर थे इनमें भी किसी एक की चॉइस दे दी गई। बाप के पास रहूँ तो माँ नहीं, माँ के पास रहूँ तो बाप नहीं। क्यों अम्मी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है? मैं नज़र क्यों नहीं आता किसी को? अब इसकी आंखें भर आई। जो चेहरा फेरते हुए बहुत सबत के बावजूद वो रो पड़ा। मरीना बेगम जैसे साख्त रहेगी। इनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जबकि हाथों में हल्की सी लर्जिश उतर आई। कैसा अजीब मंजर था कि पूरे 25 साल के बाद इनके अपने बेटे ने इन्हें कटहरे में ला खड़ा किया था। वो बोलना चाहती थी, मगर इनके लब जैसे हिलने से इनकार हो गए थे।
मोहित को बच्चों की तरह रोते देखकर इन्हें एकदम से जैसे अपने वजूद से घिन आने लगी। तभी वो बोला, मैंने सोच लिया अम्मी, मैं और पापा अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर बंदा एक बार ही मर जाए। वो एक शानदार भरपूर मर्द इस वक्त बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा बना हुआ था। मरीना बेगम की आंखें आंसू से भर आई। इन्हें लगा जैसे इनका दिल रुक जाएगा। जवाद साहब ने जिस वक्त मोहित के कमरे की दहलीज पर कदम रखे, वो मोहित के बाजू से लगी सारों कतार रो रही थी। जो आईने इनके बेटे ने इन्हें दिखाया था, इस आईने में इन्हें अपना चेहरा बेहद बदसूरत नजर आ रहा था। जवाद साहब बेहद परेशान से आगे बढ़े। तभी मोहित ने नजर उठाकर इन्हें देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर इन्हें दिखाया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो समझकर भी इसका इशारा नहीं समझे थे। तभी फिक्रमंदी से पूछा। जवाबन मोहित ने अपनी माँ के गिर्द हाथ फैलाकर इन्हें अपने चौड़े सीने में समो लिया। जी अबू, सब ठीक है। आपसे 25 साल अपनी रूठी हुई बीवी नहीं मनाएगी। मुझे देखे, मैंने सिर्फ 25 मिनट अपनी माँ को मना लिया। वाकई? वह हैरान थे। मोहित ने आहिस्ता से सरस बात में हिला दिया। जी हाँ, पूछ ले अम्मी से, इनका बेटा झूठ नहीं बोलता। पहली बार इसकी भीगी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। इन्हें अपने दिल में बेहद सुकून उतरता महसूस हुआ था। तभी मरीना बेगम बोली, आई एम सॉरी जवाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वाकई मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती की है। सिर्फ बेटे के साथ? इनके चेहरे पर नजर जमाई इन्होंने जिस तरह से पूछा, वो बेसाख्ता नजर चुराने पर मजबूर होगी। तभी वो गहरी सांस भर कर गए। चलो शुक्र है तुम्हें अपने बेटे के साथ की ज्यादती का एहसास तो हुआ। अबू प्लीज़ मेरी अम्मी को शर्मिंदा नहीं करना। अब याद रखें, अब ये 25 साल पहले वाली मरीना नहीं है, मेरी माँ अम्मी है। अब अगर आपने ज़रा सा भी इनका दिल दुखाया, कोई ज्यादती की, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं लड़ पड़ूंगा आपसे। हाथ उठाकर वार्न करते हुए इसने साथी ने आंख भी मारी थी। ओहो यार, किधर की है? तभी इन्होंने हंसते हुए, किधर गया? जाबन वो खुलकर हंस पड़े। इनका दिल चाहा वो अपने बेटे का मुंह चूम ले, क्योंकि वही था जिसकी वजह से पूरे 25 साल के बाद बिलाकर इन्हें अपनी मोहब्बत में सुरखरुई नसीब हो गई थी। तभी उन्होंने हंसते हुए आहिस्ता से इस्पात में सारी लादे, फिर बिना कुछ कहे फौरी वापस पलट के कि इस वक्त सबसे ज़रूरी काम इनके लिए अपने मालिक का शुक्रिया अदा करना था। जी तो गाइज़, ये फर्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट थी, वो अपने अख्ताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।